हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक वन शॉट रिवीजन प्रोसेस कॉस्टिंग का। दोस्तों प्रोसेस कॉस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पेपर में इसका एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो इस चैप्टर का जो रिवीजन हम करने जा रहे हैं, फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे, और साथ में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम इस वाले वन शॉट में करेंगे। अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने आपको बैच कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ाया था। पिछले लेक्चर में बैच कॉस्टिंग पढ़ाया था। बैच कॉस्टिंग के अंदर आपने देखा होगा कि मैं लिखवा रहा था, और जो चैप्टर रियली में 1.5 घंटे में रिवीजन हो जाना चाहिए था, वो लिखवाने की वजह से 2.5 घंटे 3 घंटे चले गया। मैंने ये रियलाइज़ करा, और काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे ये भी कहा कि सर हम ना रिवीजन करने आए हैं, वन शॉट हम रिवीजन के पर्पज़ से देखते हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर आप डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, और हमें ये सब पहले से पता है क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट हमें एक फास्ट रिवीजन चाहिए। इसलिए जो चैप्टर 1.5 घंटा लगना चाहिए वो 2.5 घंटा मत लगाइए सर, उसमें 1.5 घंटे में ही कंप्लीट करिए, जिससे हम अपने चैप्टर को कम समय में रिवाइज कर पाए। बहुत ही जेन्युइन बात बोली उस स्टूडेंट ने, मज़ा आ गया सुनकर। कि रीज़न भी यही है कि यार आप रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अब बेसिकली टाइम कहाँ कंज्यूम होता है? टाइम होता है लिखने में कंज्यूम। प्रीवियस अगर आप देखोगे, बैच कॉस्टिंग के लेक्चर को देखोगे या जॉब कॉस्टिंग को देखा, मैंने नोट्स से ही आपको एक्सप्लेन किया था। इसी तरीके से बैच में मैंने लिखा के करा, तो वहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा रहा है। तो इसलिए मैंने जो डिसाइड किया है, स्टूडेंट के काफ़ी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए, कि हाँ हम ना नोट्स से ही अच्छे से पूरा रिवाइज करेंगे, एंड साथ में ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, जिससे आगे आपके लिए ये यूज़फुल रहे। क्लियर है जी। तो अब जो आगे की हमारी जो क्लासेस होने वाली है, उसको हम नोट से डिस्कस करेंगे, और इससे क्या होगा, हमारा 1 घंटा पूरा बचेगा, पूरा 1 घंटा बचेगा। तो जो चीज़ 2 घंटे में होनी थी वो 3 घंटे में हो रही थी लगाकर, अब वो एक ही घंटे में हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये नोट्स जो आपके पास सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये नोट्स क्लास नोट्स है, जो मैं क्लास में लिखवाता हूँ, वो स्टूडेंट ने लिखे हैं, मैंने उन्हीं से मांगे हैं, और उसी के बेसिस पर इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। बहुत ही प्यारा चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, पेपर में इसका क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, और इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल चैप्टर है। जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं, हार्डली 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में आपको पूरा चैप्टर एक बार जल्दी से वन शॉट में रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है जी, चलिए आइए। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? Process costing is the method of costing which is applied in those industry where the production is in continuous process। भाई ऐसी इंडस्ट्री जहां पर आपका जो प्रोडक्शन है वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। कंटिन्यूस फॉर्म में होने का मतलब, कंटिन्यूस सीरीज में होने का मतलब क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस का होने का मतलब ये है कि भाई देखो, मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो एक प्रोसेस से नहीं, एक से ज़्यादा प्रोसेस से गुजरता है। पहले रॉ मटेरियल पहले प्रोसेस में डालूंगा, वहाँ उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर रॉ मटेरियल पहले प्रोसेस से निकल के दूसरे में जाएगा, फिर वहाँ उसकी प्रोसेसिंग होगी, एंड फिर तीसरे में जाकर वो फिनिश गुड बनता है। तो जब कोई भी प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल 1 2 3 या 2, एक से ज्यादा प्रोसेस से गुजर कर फिनिश गुड बनता है, उस इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग लगाई जाती है। तो ऐसी कंपनियां, ऐसी इंडस्ट्री जहां पर उनका प्रोडक्ट एक प्रोसेस में फिनिश गुड नहीं बनता कि रॉ मटेरियल डाला और फिनिश गुड बनकर तैयार हो गया, एक से कई ज्यादा प्रोसेस लगाकर वहां पर फिनिश गुड तैयार होता है। पहले प्रोसेस में डालोगे, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, हो सकता है चौथे में भी जाए, एंड देन फिनिश गुड बने। ऐसी इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग लगाई जाती है। इसमें ये होता है कि जब मैं रॉ मटेरियल एक प्रोसेस में डाल रहा हूँ, तो पहले प्रोसेस में जब रॉ मटेरियल डालूंगा तो वो इनपुट माना जाएगा। मान लीजिए ये प्रोसेस है, इस पर मैंने रॉ मटेरियल डाला तो इनपुट हो गया। अब यहाँ प्रोसेसिंग हुई, इसका जो आउटपुट होगा वो दूसरे प्रोसेस में जाएगा, तो जो पहले प्रोसेस का आउटपुट है वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरे प्रोसेस में जब उसकी प्रोसेसिंग होगी, दूसरे का जो आउटपुट होगा वो तीसरे वाले के लिए इनपुट बन जाएगा, एंड तीसरा इज द लास्ट प्रोसेस जहां पर हम प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड निकाल देंगे। तो इस तरीके से चलता है। वही बात लिखिए, इन दिस इंडस्ट्री इनपुट इज पुट इन प्रोसेस 1, पहले हम इनपुट डालते हैं प्रोसेस 1 में, एंड आउटपुट ऑफ प्रोसेस, ईच प्रोसेस बिकम द इनपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस। हर एक प्रोसेस का जो आउटपुट होगा वो अगले वाले प्रोसेस के लिए इनपुट होगा। क्यों? क्योंकि पहले प्रोसेस में हमने रॉ मटेरियल डाला,
उसका जो आउटपुट निकला, अब वो फिनिश गुड तो नहीं बना, अब दूसरे प्रोसेस में जाएगा, तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, वो इनपुट। दूसरे का जो आउटपुट होगा प्रोसेसिंग होने के बाद वो तीसरे में जाएगा, तीसरे के लिए क्या होगा, इनपुट, और तीसरे में फिनिश गुड बनकर वो बन जाएगा। हो सकता है 3 प्रोसेस लगे, हो सकता है 4 में, हो सकता है 2 में ही हो जाए, है ना। तो जरूरी नहीं है 3 है, 3 का बस एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि देखिए जो इनपुट है प्रोसेस 1 का, वो अगले प्रोसेस के लिए आउटपुट होगा। मतलब हर प्रोसेस का जो इनपुट होगा आउटपुट होगा, हर प्रोसेस का जो आउटपुट होगा, जो निकलेगा हर प्रोसेस से, वो अगले वाले के लिए इनपुट बनेगा। एंड जो फाइनल वाला प्रोसेस होगा उसमें हम फिनिश गुड तैयार कर देंगे। इस तरीके से देखिए, मान लीजिए रॉ मटेरियल डाला मैंने इनपुट, अब इसका जो आउटपुट होगा वो अगले वाले के लिए इनपुट बनेगा, फिर इसका जो आउटपुट होगा वो अगले वाले के लिए, और लास्ट वाले में फिनिश गुड बनकर तैयार हो जाएगा। तो 3 प्रोसेस से हमारा फिनिश गुड तैयार होता है। इस तरीके का हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। इन ऑर्डर टू कंप्यूट द कॉस्ट वी हैव टू प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्टिंग फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस। अगर आपके पास 3 प्रोसेस है तो 3 प्रोसेस अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास 2 प्रोसेस है तो 2 प्रोसेस अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो हमें अगर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो हम हर प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें हर प्रोसेस का प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ता है। और देखिए प्रोसेस अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का होता है, और आपको पता है नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। बहुत बढ़िया। नॉमिनल अकाउंट मींस ऑल द एक्सपेंस सारे डेबिट होंगे, ऑल द इनकम एंड क्रेडिट होगा, और स्टॉक जो होता है, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो क्रेडिट होता है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट में पढ़ा था, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होता है, लॉजिक भी आपको पता है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट विच डिस्कस्ड बिलो। ये अकाउंट जो होता है एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होता है, और वो स्पेसिफाइड फॉर्मेट हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मेट में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास 3 प्रोसेस है तो 3 प्रोसेस अकाउंट बनेंगे। हर प्रोसेस का डाटा आपको गिवन होंगे, हर प्रोसेस के खर्चे, और हर प्रोसेस का क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, क्योंकि जो एक प्रोसेस का क्लोजिंग स्टॉक है वो दूसरे के लिए ओपनिंग बनेगा। जैसे कि हमने डिस्कस करा कि प्रोसेस 1 का जो आउटपुट होगा वो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, और वो दूसरे के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। तो आइए देखते हैं एक बार प्रोसेस अकाउंट का जो हमारा फॉर्मेट है वो क्या है। होप पहले भी आप डिस्कस करो। वन शॉट देखने का फायदा तभी है जब आप पहले भी ये चैप्टर एक बार पढ़ चुके हो। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर इनपुट डाला, ठीक है, कितनी यूनिट डाला, कितने रेट के हिसाब से कितना अमाउंट है, तो यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, क्लियर। इसके बाद हमने क्या डाला, मान लो 100 यूनिट डाला, 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये। फिर हमने अदर कोई मटेरियल लगा वो डाल दिया, कोई खर्चा हुआ वेजिस का वो डाल दिया, कोई ओवरहेड का खर्चा हुआ वो डाल दिया, तो सारे खर्चे एक साइड लिख दिए। फिर इधर अब हमारे पास बच क्या गया, और कोई कुछ नहीं हुआ, जैसे कोई लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, उसका ट्रीटमेंट अब आगे करेंगे, अभी बेसिक चीजें चल रही है। भाई प्रोसेस अकाउंट करके यूनिट कितनी, रेट कितना एंड अमाउंट कितना, कि भाई कितनी यूनिट हमारे पास बनकर, मतलब ये जो यूनिट है वो दूसरे में कितने में जाएगी, समझ में आ रहा है। क्योंकि पहले के लिए इनपुट होगा, इसने अपने प्रोसेसिंग करी और मटेरियल लगाया, वेजेस लगाए, ओवरहेड खर्च करे, प्रोसेसिंग हो गई। अब ये यूनिट जो बच गई है ये इसमें प्रोसेस हो गई पहले 1 में, अब ये दूसरे में जाएगी। तो दूसरे में जाने के लिए कितनी यूनिट कितने रेट से कितना अमाउंट पे दूसरे में अब ट्रांसफर होगी। जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होती है तो उसको हम क्रॉस पोस्टिंग कहते हैं, अकाउंट में पढ़ाया आपने। तो जब प्रोसेस 2 का जो बच जाएगा, मतलब ये जो यूनिट हमारी प्रोसेस 1 में जो बैलेंस आ गया टोटल लास्ट में, वो हम दूसरे अकाउंट में इधर ट्रांसफर करेंगे। अब दूसरा प्रोसेस अकाउंट बन रहा है, सबसे पहले लिखेंगे भाई कहाँ से आया ये, वो वाला जो पोर्शन था ना वो एज इट इज यहाँ आ जाएगा, यूनिट रेट अमाउंट लिखेंगे फ्रॉम टू प्रोसेस 1 अकाउंट। कहाँ से आया है, प्रोसेस 1 अकाउंट से आया है। अब ये अपने खर्चे करेगा, ये अपने खर्चे करेगा, तो क्या करेगा, टू अदर मटेरियल, टू वेजेस और टू ओवरहेड, ये भी अपने खर्चे करेगा कुछ। और उसके बाद अगर प्रोसेस 2 आपका फाइनल प्रोसेस है तो यहाँ फिनिश गुड आ जाएगा, और अगर प्रोसेस 3 में फाइनल प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ फिर से लिखेंगे बाय प्रोसेस 3 अकाउंट, ये 3 अकाउंट में जाएगा। तो ये 3 अकाउंट में जाएगा, अब क्या यूनिट अमाउंट है, फिर प्रोसेस 3 में ये इधर आ जाएगा, वहां लिखा जाएगा टू प्रोसेस 2 अकाउंट, 2 अकाउंट से आया है, फिर वो कुछ खर्चे करेगा, वेजेस करेगा, एंड लास्ट में यहाँ पर बच जाएगा फिनिश गुड। एंड दिस इज द बेसिक, आपके पास प्रोसेस अकाउंट होता है जिसके अंदर एक प्रोसेस भी हो सकता है, एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, एक नहीं होगा, एक में फिर प्रोसेस नहीं चला, ठीक है ना। 2 या 2 से ज्यादा ही होंगे तभी प्रोसेस अकाउंट अप्लाई होगा उधर। तो दूसरे प्रोसेस, अब ये क्वेश्चन हमें बताएगा कि कितने प्रोसेस से होकर फिनिश गुड बनता है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल में 2 ही प्रोसेस लिखे क्योंकि सेम चीज रिपीटेड फॉर्म में चली जाएगी। यहाँ आपके पास हो गया प्रोसेस अकाउंट का बेसिक कौन सा खत्म। इसके बेस पर एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको मैं, इसके बेस पे क्वेश्चन, वैसे तो एग्जांपल लिया पर मैं बुक का क्वेश्चन करा लेता हूँ, क्लास में मैंने एग्जांपल लिया था, वैसे मैं बुक का क्वेश्चन करा देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक मिनट दीजिएगा।
पहला क्वेश्चन देखिए। एक अबे हर अरे एक काम करते हैं ना, हर कॉन्सेप्ट के एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर मैं एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन ये समझाऊंगा, तो फिर उसका एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसी तरीके से रिवीजन होगी, है ना। हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट इंडिकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस की आपको कॉस्ट दे रखी है। द टोटल यूनिट दैट पास थ्रू ईच प्रोसेस वर वर 240 फॉर द पीरियड। एक बार चेक कर लेता हूँ 240 क्या है। अच्छा टोटल यूनिट है सॉरी। मटेरियल आपको दे रखा है प्रोसेस वन का, प्रोसेस वन के खर्चे, प्रोसेस टू के खर्चे, प्रोसेस थ्री के खर्चे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस अमाउंटिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोले तो ओवरहेड। ओवरहेड जो हो रहा है वो 85,000 है, और उसको अपोर्शन करना है। क्यों आपको पता है, ओवरहेड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि ओवरहेड चैप्टर के अंदर हम क्या करते हैं, ओवरहेड को अपोर्शन करते हैं किसी के बेसिस पर। और ये मैं बता भी रहा है डायरेक्ट वेजिस के बेसिस पर आप तीनों प्रोसेस पर अपोर्शन कर दो। तो क्या करना है, जो हमारा वेजिस है ना, ये रहा लेबर, इसका आप रेशियो निकाल लो। 80,000, 2 लाख और 60,000, तो मतलब जीरो काट दो यहाँ से, तो 8:26 की रेशियो में आप इसको अपोर्शन कर लेना 85,000 को तीनों प्रोसेस के अंदर। एंड देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, कोई भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, मतलब कि पहले का कुछ नहीं बचा था हमारे पास। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि भाई हमने जो फिनिश गुड बनाया था, या हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो पहले से भी कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हो, हमारे पास जो फिनिश गुड है वो पहले से भी कुछ फिनिश गुड पड़ा हो, या जो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड बच जाता है तो अगले के लिए ओपनिंग बन जाता है। तो कह रहा है अभी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, आप इसको इग्नोर करो, सीधा सीधा आप प्रोसेस 3 अकाउंट बनाकर दिखा दो। चलिए भाई एक क्वेश्चन इसके बाद यहाँ पर जरूर करेंगे, हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन करेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसी को फास्ट रिवीजन कहा जाता है, वन शॉट। चलिए सबसे पहले मैं प्रोसेस वन अकाउंट बना लेता हूँ, पहले एक फॉर्मेट बना लेता हूँ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, पहले एक बढ़िया फॉर्मेट बनाता हूँ। ये अमाउंट हो गया, ये रेट हो गया, और ये यूनिट। ये अमाउंट हो गया, रेट, पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, ये हो गया यूनिट, ये हो गया रेट, एंड देन ये अमाउंट होगा, फिर पर्टिकुलर्स, रेट, रेट। ठीक है जी, ये हो गया प्रोसेस अकाउंट। जो भी होगा यहाँ पर हम इसका नाम लिख लेंगे 1 2 3, एंड देन टाइम बचाने के लिए हम कॉपी कर लेते हैं। 4 5 क्वेश्चन क्वेश्चन करना है तो कॉपी कर लो। चलो अब आ जाते हैं, यहाँ आ गया प्रोसेस अकाउंट 1, ये प्रोसेस अकाउंट 2, और ये प्रोसेस अकाउंट 3। ठीक है, जल्दी से करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो ये देखो कि आपने कितना मटेरियल लगाया, 1,50,000 का मटेरियल आपने लगाया। ठीक है, और आपको पता है कि भाई टोटल यूनिट जो आपने ईच प्रोसेस में भेज रहे हो वो 240 यूनिट है। तो अगर आपने 1,50,000 का मटेरियल लगाया है, 240 यूनिट रॉ मटेरियल लगाया, तो 625 यूनिट आप बना रहे हो, मतलब रेट आपके पास है 625 का, सॉरी 625 का, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर लिखा टू मटेरियल,
आपने टू मटेरियल लिखा, 240 यूनिट है और 1.5 लाख रुपए की आप खरीद के लाते हो 240 यूनिट, तो पर यूनिट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 625, नहीं समझ में आया, डिवाइड बाय, उसके बाद आएगा यहाँ पर लेबर और एक्सपेंस, उसके बाद आएगा टू लेबर एक्सपेंस, और यहाँ पर आ जाएगा ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आपको अपोर्शन करना है तीनों प्रोसेस में। इधर देखो सर, 85,000 को आप अपोर्शन करोगे वेजिस के बेसिस पर, तो ये 8, 20 और 6 आ रहा है, देख लो चेक कर लो आप, 4 4 जीरो हटा दो पीछे से, 8, 20 और 6 आ रहा है। तो भैया 85,000 को हमें बांटना है 8, 8, 20 और 6, 34 आ जाएगा टोटल, टोटल आएगा 34। सर आपने 8/34 ही क्यों लिया, देखो मैंने सबसे पहले तो टोटल लिया, सबसे पहले तो टोटल लिया भाई, इन तीनों का टोटल 8, 20 और 6 हो गया 34 हो गया। अब प्रोसेस 1 में खर्चा डालूंगा ना, तो प्रोसेस 1 का हिस्सा कितना था, 34 में से 8 हिस्सा प्रोसेस 1 का है, 34 में से 20वां हिस्सा प्रोसेस 2 का है, 34 में छठा हिस्सा आपके पास प्रोसेस 3 का है। तो अभी मैं प्रोसेस 1 बना रहा हूँ तो 8/34, जब प्रोसेस 2 बनाऊंगा तो 20/34, एंड जब प्रोसेस 3 बनाऊंगा तो 6/34। कितना आता है अमाउंट ये, 80,000 और 26,000, तो ये हो गए 80,000, 26,000 एंड 85,000 डिवाइड बाई 34 मल्टीप्लाई बाई 8, 20,000। सर यहाँ अगर 240 यूनिट है सब में, तो 240 यूनिट के हिसाब से आप डिवाइड कर लो, 20,000 डिवाइड बाई 240, तो ये आ जाएगा 83.33, 26,000 डिवाइड बाई 240, ये आ जाएगा सर 108.33 पर यूनिट निकालना है तो, 80,000 डिवाइड बाई 240, ये आ जाएगा सर 333.33। ठीक है भाई, अब यहाँ पर करेंगे इसका टोटल, सर टोटल करेंगे, टोटल की जरूरत नहीं है, 240 यूनिट ही आएगा। इधर तो आप एक ही बार लिखो सर, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लिख दिया, 240 यूनिट है बहुत है, 240 यूनिट, इसको आप छोड़ दो क्योंकि कितनी रेट को आप जोड़ोगे थोड़ा, 1,50,000, 80,000, 26,000 और 20,000, तो 2,40,000 यूनिट, 2,76,000 रुपये की बैटरी, 240 यूनिट डिवाइड बाई 240 करोगे तो 1,150 रुपये आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे कर लो। ठीक है भाई, इन तीनों को चारों को जोड़ो, यहाँ लिख दिया 240 यूनिट है, तो भाई पर यूनिट कितनी है 1,150। अब कहाँ पर ट्रांसफर होगा, टू बाय प्रोसेस टू अकाउंट में, बाय प्रोसेस टू अकाउंट में दे देंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस टू। कितना ट्रांसफर करेंगे, सेम चीज यहाँ पर आएंगे, अकाउंटिंग कर रहे हैं 1,150 रुपये के हिसाब से, 2,76,000, यहीं पर लिखेंगे 240, 1,150 के हिसाब से 2,76,000। अब देखिए ये कब मुश्किल हो जाता है, जब यहाँ पर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की कंडीशन आ जाती है ना। आगे करते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोसेस 1 अकाउंट से आया, कितना आया भाई 240 यूनिट, 1,150 के हिसाब से 2,76,000 रुपये। अब यहाँ पर फिर से वो खर्चा डाल दो, मटेरियल का, लेबर का, अदर एक्सपेंस, और ओवरहेड। 85,000 का कितने बाई कितना करेंगे, 20/34 करेंगे, इसका हिस्सा है 20। कॉपी कर लेता हूँ, लिखा लिखा है, बढ़िया हो जाए। चलिए अब देखिए कितना है प्रोसेस 2 में, 50,000, 2,00,000 और 7,200, क्या जाएगा 50,000, 2,00,000, 7,200, बस 72,000, 72,000। और ओवरहेड निकालो भाई, 85,000 का डिवाइड बाई 34 मल्टीप्लाई बाई 20, 50,000 आ गया ये, टोटल कर लो,
2,76,000 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख प्लस 72,000 और प्लस 50,000, क्या आ जाएगा 6,48,000। कितने यूनिट होगा? 240 यूनिट का। डिवाइड बाय 240 करेंगे तो अब पर यूनिट कितने की बैटरी है मेरी? 2700 की। कहाँ पर ट्रांसफर होगा? टू प्रोसेस 3 अकाउंट में। कितनी यूनिट ट्रांसफर होगी? वही 240 यूनिट होगी। अब वो 2700 की बैटरी, क्योंकि प्रोसेस 2 के खर्चे भी जुड़ गए, और 6,48,000 रुपये टोटल आ गया। अब जाएगा प्रोसेस 2 में। प्रोसेस, ये कहेंगे भाई कहाँ से आया है? प्रोसेस 2 से आया है। 240 यूनिट 2700 के हिसाब से 6,48,000। इसके बाद मटेरियल खर्चा कितना हो गया? 20,000, 60,000, 25,000। 20,000, 60,000, 25,000। और ओवरहेड खर्चा अब क्या होगा? 6/34, 85,000 डिवाइड बाय 34 मल्टीप्लाई बाय 6, 15,000। ये टोटल कर लो। लास्ट फाइनल है ये। 240, 648,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000 और प्लस 15,000। भाई अब बैठ रहा है 7,68,000 प्रोसेस 3 के खर्च जोड़ने के बाद। डिवाइड बाय 240 करूंगा तो पर यूनिट आ गया 3200। एक यूनिट कितने की पड़ रही है कॉस्टिंग? 3200 की। इसमें प्रॉफिट जोड़ो और बेच दो। 240 3200 रुपये के हिसाब से 7,68,000। अब यहाँ पर किसी की प्रोसेस में जाना नहीं है, टू फिनिश गुड अकाउंट में जाएगा। दो सौ चालीस यूनिट कितने के हिसाब से बढ़ रही है? 3200 के हिसाब से 7,68,000। लो जी, तो यहाँ पर हमारा ये खत्म हो गया है। एंड अपोर्शन करना भी हमने देख लिया कि किस तरीके से ओवरहेड को अपोर्शन करते हैं। अगले पर बढ़ते हैं। एक पॉइंट खत्म हो गया। अब अगला पॉइंट चालू हो जाता है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। ये पॉइंट चालू हो जाता है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। एक बार एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए। एक बार एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था अकाउंटेंसी में, फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर, प्रोप्राइटरशिप चैप्टर के अंदर, तो उस चैप्टर में आपने जब ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था तो आपने नॉर्मल लॉस से एबनॉर्मल लॉस को कहाँ डाला था? अब काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो पीएनएल अकाउंट में आता है, क्योंकि लॉस जो होते हैं वो पीएनएल अकाउंट में आता है। बिल्कुल सही बात है, पर वो लॉस जो यूनिट को कम करते वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है। अगर आपको ध्यान हो तो जो लॉस यूनिट को कम कर देता है, भाई हमारा लॉस हुआ यूनिट को कम कर दिया। तो हमने मान लीजिए परचेज करी थी 2 लाख रुपए की, तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 लाख रुपए लिख दिए। अब अगर हम मान लीजिए हमारे को नॉर्मल लॉस हो गया या कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है, अब नॉर्मल एबनॉर्मल तो समझाने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉस्टिंग पढ़ चुके हो आप। मान लीजिए नॉर्मल लॉस हो गया, तो नॉर्मल लॉस हो गया चाहे एबनॉर्मल लॉस हो गया, उससे हमारी 10,000 यूनिट खत्म हो गई, खराब हो गई। ठीक है, तो मुझे बताओ मैंने जो परचेज में डेबिट साइड के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 लाख डाला, तो क्या अब मेरे पे 2 लाख यूनिट रही या नहीं रही? नहीं रही, क्योंकि 2 लाख यूनिट खरीदी थी जिसमें से 10,000 का नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस हो गया। आते आते मेरे पे पहुंची कितनी? 1,90,000। अब मैंने तो वहां पर डाल दी डेबिट साइड में 2 लाख रुपए यूनिट। इसका मतलब आपने डेबिट साइड में 2 लाख यूनिट डाली है, तो अब क्रेडिट साइड से आपको यूनिट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो 1,90,000 ही पहुंची। तो ये होता है लॉजिक कि नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस जो होते हैं वो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। रीजन, क्योंकि यूनिट हमने ऑलरेडी डेबिट साइड में दिखा दी है, उतनी हमारे पास आई नहीं, इसलिए हम उसको क्रेडिट करके यूनिट को कम करते हैं। लॉस नहीं दिखाते, क्रेडिट करने के लिए, यूनिट को कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं। लॉस तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में ही आएगा। होप आपने ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग अकाउंट में पढ़ा हो आपने ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग अकाउंट वाले चैप्टर में। क्यों? एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट करने का रीजन लॉस दिखाना नहीं होता, क्रेडिट करने का रीजन होता है कि डेबिट साइड में जो यूनिट हमने दिखा रखी है वो उतनी हमारे को नहीं मिली है, उतनी हमारे पास नहीं है, इसलिए क्रेडिट करके हम यूनिट को कम कर देते हैं। तो दोस्तों जो भी एबनॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। और अगर कोई एबनॉर्मल गेन हो जाता है, मैं दुकान पे गया और दुकान पे एक दिन मैंने इक्लेयर्स की टॉफी ले ली। मैंने कहा भैया इक्लेयर्स की टॉफी दे रहा हूँ, 2 रुपए की दी। अब 2 रुपए की इक्लेयर की टॉफी ली, जब मैंने खोला 1 की जगह पर 2 आ गई।
तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हर बार लॉस ना होकर फायदा हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है हमारे को। हमने प्रोडक्ट एक खरीदा था, एक एक्स्ट्रा आ गया गलती से, चलो जी बढ़िया हो गया। टॉफी एक खरीदी, एक की जगह पर दो चिपक कर आ गई है वो, अब मेरे को फायदा हो गया। अब मैं उसको दुकानदार को ये थोड़ी कहूंगा कि भैया ये तो दो आ गई, दो के पैसे ले लो, ना 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 भैया भैया वो मेरी किस्मत है, मेरा बेनिफिट है, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। ठीक है जी। तो एबनॉर्मल गेन, अगर लॉस आपका क्रेडिट साइड में है तो गेन आपका क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि उससे यूनिट बढ़ रही है फिर से। एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि यूनिट फिर से बढ़ रही है, तो हमें फिर से उसको बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि परचेज आपने 2 लाख दिखा दी ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में 2 लाख, उसका नॉर्मल लॉस हो गया 5,000 का, आपने 5,000 कम कर दिया क्रेडिट साइड में, फिर एबनॉर्मल लॉस हुआ 10,000 का, फिर आपने 10,000 कम कर दिया। तो अब या तो एबनॉर्मल लॉस होगा या गेन होगा, एक ही चीज हो सकती है भाई, या तो लॉस होगा या तो मुझे गेन हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही टॉफी के अंदर लॉस भी हो जाए गेन भी हो जाए। मान लीजिए ऐसा हो कि मैं दुकान पे गया और दुकान में बोला भैया मेरे को इक्लेयर्स की टॉफी देना, हाँ टॉफी आई, और टॉफी जब मैंने खोली एक की जगह पर दो चिपक के आ गई, फायदा हो गया, फायदा हो गया, और जैसे गिर गई मेरे से। जहां मुझे अब नॉर्मल गेन हो रहा था और वैसे मेरे से नीचे गिर गई टॉफी, अब मैं खाऊंगा नहीं, मेरा लॉस हो गया। तो लॉस ही तो होगा, उसको लॉस ही तो ट्रीट करेंगे, भले ही आपका एट द टाइम गेन हुआ पर वो आपके खराब हो गया या नीचे गिर गई आपसे वो टॉफी, तो वो लॉस हो गया। तो भैया या तो एबनॉर्मल गेन होगा या एबनॉर्मल लॉस होगा, वन टाइम एक ही बारी में एक ही चीज हो सकती है। पर अगर एबनॉर्मल लॉस होता है तो आप उसको डेबिट क्रेडिट करते हो, रीजन क्योंकि यूनिट कम करनी होती है, और अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो उसको डेबिट करेंगे क्योंकि यूनिट फिर से बढ़ानी होगी आपको, क्योंकि फायदा हो गया, एक की जगह पर 2 यूनिट आ गई। ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं समझने के पर्पज से, समझ में आया। इसलिए अब नॉर्मल लॉस, जो भी लॉस होगा चाहे अब नॉर्मल हो चाहे नॉर्मल हो, वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, और क्योंकि नॉमिनल नेचर का है तो प्रोसेस अकाउंट के भी क्रेडिट साइड में आएगा, यहां से भी यूनिट कम करनी होगी। इस एग्जाम्पल भाई मान लीजिए 240 यूनिट थी, प्रोसेस करते करते 10% का नॉर्मल लॉस हो जाए, तो अब मेरे पास फाइनल पे 240 थोड़ी निकलेगी, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस 240 यूनिट को कम करने के लिए वहां क्रेडिट साइड में डालना होगा नॉर्मल लॉस 24 रुपए का, तब फाइनल पे कम यूनिट आएगी, है ना। अब यहाँ थोड़ी डालूंगा, इससे तो बढ़ जाएगी यूनिट। लॉजिक समझ में आया कि लॉस को आप हमेशा क्रेडिट साइड में, ये लॉस दिखाने के लिए नहीं होता, ये इस यूनिट को कम करने के लिए क्रेडिट कर रहे हैं, नहीं तो नॉमिनल नेचर में लॉस डेबिट होने चाहिए। पर मैंने क्या कहा, ये लॉस दिखाने के लिए नहीं है कि भाई मैं लॉस दिखा रहा हूं ना, मैं तो यूनिट को कम कर रहा हूं 24 रुपए से, जो मेरा नॉर्मल लॉस हो गया। अब लॉस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस जैसे कि आपको पता है कि भाई नॉर्मल लॉस जो होता है वो ऐसा चीज है जो प्रोसेस करते करते होगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते, ये नेचुरल है, रेगुलर नेचर का लॉस है। प्रोसेस कर रहा हूं तो कुछ वेस्टेज आएगी ही आएगी, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल। पर अगर आपकी गलती की वजह से हुआ है, कंपनी की एम्प्लॉय की गलती की वजह से हुआ है, तो फिर वो एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करा जाता है और उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। नॉर्मल लॉस में क्या करना है आपको, 240 यूनिट है, प्रोसेस 2 स्टार्ट करूंगा तो प्रोसेस 2 में 10% का नॉर्मल लॉस होगा, 240 का 10% निकालो 24, यहाँ लिख दो नॉर्मल लॉस 24 रुपए के हिसाब से कितने का नॉर्मल लॉस हो गया। समझ में आया। आइए एक नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन जल्दी से सीखते हैं, उसके बाद फिर एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट बताऊंगा, इसका प्रॉपर अकाउंट बनते हैं दोस्त, प्रॉपर अकाउंट बनेंगे इसके। इधर जी, फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसेस 1 इज गिवन बिलो, प्रोसेस 1 के इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो है। कहता है मटेरियल हमने 2000 यूनिट खरीदा 25 रुपए के हिसाब से, अदर मटेरियल हमने 5,000 रुपए का खरीदा है, लेबर हमारी 15,000 की है, ओवरहेड हमारे पास 10,000 की है, और कह रहा है इनपुट जो आप इनपुट लगाओगे ना 2000 यूनिट, इसका 5% का नॉर्मल लॉस हो जाएगा प्रोसेस 1। मतलब कुछ ऐसा होता है कि 2000 यूनिट निकालता हूं लगाता हूं पर 2000 यूनिट निकलती नहीं है, कुछ ना कुछ नॉर्मली लॉस हो ही जाता है एक नॉर्मल रीजन की वजह से, इसको आप नहीं रोक सकते दोस्त। ठीक है, अब ये करना क्या है, जैसे कि आपने कहा मटेरियल मेरे 2000 यूनिट 25 रुपए के हिसाब से 50,000 क्लियर, मैंने 2000 यूनिट डाली, प्रोसेसिंग चालू हुई, काम स्टार्ट हुआ, और खर्चा हुआ, और लेबर का खर्चा हुआ, ओवरहेड खर्चा टोटल कर लिया। ठीक है, अब मैंने देखा भाई नॉर्मल लॉस तो मेरा कितने परसेंट का था, 10% का, नॉर्मल लॉस मेरा कितने परसेंट का है, 10% का, तो 2000 का 10% निकालूंगा कितना आ जाएगा सर, 100 रुपए, 100 रुपए का कम हुआ, तो अब मेरे पास 2000 रुपए का 100 यूनिट कम हुई। अब नॉर्मल लॉस का बर्डन किस पे डालते हैं, कस्टमर पर, आपको पता है पूरी कॉस्टिंग में यही सिखाया जाता है कि नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर पर जाएगा और एबनॉर्मल लॉस का बर्डन कंपनी के कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर ट्रांसफर होगा। अब नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर पे जाएगा, तो अब यहां पर लॉजिक समझिए कि यहां पर मैंने अमाउंट क्यों नहीं लिखा, अमाउंट क्यों नहीं आया, यहां पर सिर्फ यूनिट कम हो गया अमाउंट नहीं, क्यों। तो अब जरा ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए प्रोसेस 1 ये फिनिश गुड है, मान लीजिए फिनिश गुड है, प्रोसेस बी में नहीं आएगा, मान लो फिनिश गुड है 2 मिनट के लिए, 2000 यूनिट में डालता हूं अपने प्रोसेस 2 में या 1 में, 2000 यूनिट पे मैंने प्रोसेसिंग में डाला, 25 रुपए के हिसाब से मटेरियल आया, मतलब 50,000 का मेरे मटेरियल लगा,
फिर मेरे और खर्चे हुए, फिर मेरा लेबर लगा और मेरे और ओवरहेड के खर्चे हो गए। यहाँ पर डायरेक्ट खर्चे हो गए और ये लास्ट में इनडायरेक्ट खर्चे। अब मेरे को लग रहा है कि 2000 यूनिट जो है उसको प्रोसेस करने में मेरे टोटल खर्चा हो गया 80,000 रुपए। अब मैं 2000 यूनिट जब किसी प्रोसेस में डाल रहा था, उसमें प्रोसेसिंग होना चालू हुई, मुझे पता है कि मेरा जो फिनिश गुड निकलेगा वो 2000 नहीं निकलने वाला, वो 1900 ही निकलेगा। मेरा फिनिश गुड 2000 निकलेगा ही नहीं, 1900 निकलेगा। और मेरी जेब से खर्चा कितना हो गया? 80,000। अब लेट सपोज कि अगर 2000 रुपए यूनिट डाली है, 2000 यूनिट डाली है और खर्चा हुआ 80,000 का, तो पर यूनिट खर्चा कितना हो गया? तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा देखो 80,000 पे खर्चे हुआ 2000 यूनिट पर, तो 1 यूनिट पे 40 रुपए खर्चा हुआ। अब आप कहोगे जो यूनिट का आपका लॉस हुआ, 100 यूनिट गई, क्योंकि वो प्रोसेसिंग करते करते 100 यूनिट चली जाएगी। 100 यूनिट का आपका जो नॉर्मल लॉस हुआ, उसमें अगर मैं ये कहूं कि 40 रुपए के हिसाब से, तो मेरा नॉर्मल लॉस हो गया 4000 रुपए का। तो अगर मैं यहाँ पर 4000 दोस्त कम कर दूं ना, यहाँ 4000 कम कर दूं ना, यहाँ पर 4000 कम कर दूं, तो यहाँ 80,000 की जगह पर आएगा 76,000 रुपए। यहाँ आएगा 80,000 की जगह 76,000। तो मुझे 1900 यूनिट बेचकर 76,000 पर रिकवर करना है? नहीं, पर मेरा खर्चा तो 80,000 हुआ है। इसलिए लॉजिक को ध्यान समझें। नॉर्मल लॉस जो भी होता है उसका बर्डन ये कस्टमर पे जाएगा। मतलब भले ही मैं 2000 यूनिट बना रहा था, 2000 यूनिट का इनपुट डाला और उस पर खर्चा हुआ मेरा 80,000 रुपए का, और हम निकली जो फिनिश गुड वो 1900 यूनिट निकली है, पर मैं 80,000 ही चार्ज करूंगा। ये 4000 का जो लॉस है वो भी मैं कस्टमर से चार्ज करूंगा। अगर मैं इसको यहां लिख दूंगा तो मेरा ये 80,000 से घटकर कितना आ जाएगा? 76 आएगा। नहीं आएगा? 80 में से ये माइनस होगा तभी तो 76 आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो 4000 लिखना सही है। अगर 4000 लिखते हो तो आप ये कह रहे हो 1900 यूनिट कस्टमर को बेचो और 76,000 रुपए चार्ज करो, जबकि आपका खर्चा कितना हुआ है? 80,000। तो 80,000 जेब से गया, 73,000 कस्टमर ने हमें दिए बेचकर, तो हमारा 4000 का लॉस हम पे नहीं बढ़ गया? कस्टमर पे कहाँ बर्डन शिफ्ट हुआ? वो तो हमारे पे पड़ गया। हाँ, अगर ये एबनॉर्मल लॉस होता तो मैं यहाँ 4000 माइनस कर 4000 डालता। मान लीजिए नॉर्मल लॉस की जगह एबनॉर्मल होता तो मैं 4000 डालता। क्यों? क्योंकि ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, मेरे को इसका बर्डन उठाना है, कंपनी को उठाना है। तो होता ये कि 2000 यूनिट मैंने डाली थी प्रोसेसिंग में, मेरे 80,000 खर्च हो गए। अब निकली कितनी फिनिश गुड? 1900 यूनिट। 1900 यूनिट निकली और मैं कस्टमर से चार्ज कितना करूंगा? 76। क्यों? आपके तो 80 खर्च हुए थे, 76 क्यों चार्ज? क्योंकि वो 4000 का बर्डन मैं कस्टमर पे शिफ्ट नहीं कर सकता, उससे नहीं ले सकता, वो मेरा लॉस है, क्योंकि अब नॉर्मल नेचर का है। आया समझ में कि नॉर्मल लॉस जो होता है उसका सिर्फ यूनिट माइनस करते हैं, अमाउंट नहीं करते पूरे कॉस्टिंग के अंदर। रीजन? क्योंकि अमाउंट तो मैं कस्टमर से ही चार्ज करूंगा, पर इतनी यूनिट बेचकर, क्योंकि इतनी ही तो मिली मुझे, तो 1900 यूनिट बेचकर ही 80,000 पूरे चार्ज करूंगा। जबकि एबनॉर्मल लॉस में क्या होता है, यूनिट के साथ साथ अमाउंट भी माइनस करते हैं। अमाउंट माइनस करने का रीजन ये होता है कि वो कस्टमर से चार्ज नहीं करना, वो अमाउंट हमारा लॉस है, हम अपने कॉस्टिंग पीएल में उसको ट्रांसफर करें। होप अब आपको लॉजिक क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल लॉस में हम अमाउंट माइनस नहीं करते, यूनिट करते हैं। यूनिट तो माइनस करेंगे ही, कि हमारे पास जो फिनिश गुड बना है वो तो 1900 यूनिट ही आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे दोबारा आ जाते हैं। ये था प्रोसेस 1 अकाउंट, जिसमें हमने 2000 यूनिट 25 रुपए के हिसाब से डाली और खर्चे करे। अब 2000 यूनिट पर हमारा खर्चा हो गया 80,000 रुपए। इनपुट का 10% नॉर्मल लॉस होता है, सॉरी 5%, 2000 का 5% निकालूंगा तो 100 का नॉर्मल लॉस हो गया। और 100 का नॉर्मल लॉस हुआ तो हमारे पास अब यूनिट निकल के कितनी आएगी प्रोसेस 1 से? सिर्फ 1900 यूनिट निकल कर आएगी। अब 1900 यूनिट प्रोसेस बी में भेजूंगा, और 1900 यूनिट जब प्रोसेस बी में भेजूंगा तो मेरे 80,000 रुपए जो खर्चे वो तो आएंगे आएंगे। तो इनसे मैंने पर यूनिट निकाली। अब प्रोसेस बी में आ जाओ, अब प्रोसेस बी में आ जाओ। तो प्रोसेस बी में क्या होगा? अच्छा प्रोसेस बी अभी, हाँ प्रोसेस बी में, अच्छा ये एक अलग कंसेप्ट है। प्रोसेस बी में आ जाओ। प्रोसेस बी में होगा क्या? प्रोसेस बी में होगा कि प्रोसेस बी यहां पर आ जाएगा, यहां लिखेंगे टू प्रोसेस 1 अकाउंट से आ जाएगा कितना? 1900 यूनिट 80,000 रुपए के हिसाब से, और खर्चा होगा। और नॉर्मल लॉस है तो और नॉर्मल लॉस यहां से माइनस कर दूंगा, अमाउंट नहीं करूंगा, नेट अमाउंट निकल आएगा। मान लीजिए 100 का प्रोसेस 2 में भी लॉस हो गया, तो अब मेरे पास 1800 यूनिट बेचूंगा, और ये 80,000, मतलब ये 80,000 रुपए प्रोसेस 1 के, और इसके खर्चे सारे रिकवर करूंगा क्योंकि नॉर्मल लॉस। अब कहानी को ध्यान समझना, कहानी थोड़ी अब आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं आपको 100 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया। नॉर्मल लॉस हो गया, आपको पता है नॉर्मल लॉस का जो भी बर्डन है वो कस्टमर पे चार्ज किया जाएगा, इसलिए मैं यहां से अमाउंट नहीं हटाऊंगा, क्योंकि अमाउंट हटा दिया तो मेरे पे पड़ जाएगा उसका बर्डन। लॉजिक मैंने अभी आपको दिया। अब 100 यूनिट जो है मैं कस्टमर से चार्ज करूँ। अब मेरा नॉर्मल लॉस हो गया, वो वेस्टेज है। नॉर्मल लॉस में नहीं, वेस्टेज, कि भाई नॉर्मली इतना वेस्ट होगा ही प्रोसेसिंग करने में, प्रोडक्ट को बनाने में।
अब जो वेस्ट था उसको मैंने कबाड़ी में स्क्रैप में बेच दिया और मुझे मिल गए 1000 रुपये। मुझे कितने मिल गए? 1000 रुपये मिल गए। अब कहानी को समझना, अगर मैं 1900 यूनिट बेचकर 80,000 रुपये लेता हूँ, तो ये तो वो हुआ, मैंने क्या करा, 2000 यूनिट लगाई, पूरी कहानी समझना, 2000 यूनिट लगाई और 80,000 रुपये जेब से खर्च करे। 2000 यूनिट लगाई, 80,000 रुपये जेब से खर्च करे, ठीक है। तो कस्टमर से कितना चार्ज करूंगा? 80 चार्ज करूंगा ना पूरा, मतलब मेरे जेब में जो 80,000 रुपये खर्च हुए, मेरे जेब में वापसी 80 आना चाहिए। सीधी सी कहानी तो ये है। जो मैं खर्चा कर रहा हूं वो तो एटलीस्ट कॉस्ट आनी चाहिए ना। प्रॉफिट की बात अलग है, प्रॉफिट एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्रॉफिट तो लूंगा ही, ऑब्वियस है, पर जो कॉस्ट खर्च कर रहा हूं वो तो पूरी आनी चाहिए। अभी हम कॉस्टिंग पे बात कर रहे हैं, कॉस्ट पे। मान लीजिए अभी आपको कोई ऐसा कस्टमर है जिसे सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट देना है, कोई ऐसा कस्टमर है जिसको सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट देना है, ठीक है। अभी 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लो, तो भाई मैंने 2000 यूनिट अपने प्रोसेसिंग में डाली। आप मेरे एक जानकार स्टूडेंट हो, आपने कहा सर मुझे प्रोडक्ट बनाना है, कृपया करके मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट दे दो, मेरा इतना बजट नहीं है। तो कोई बात नहीं, तुम जानते ही हो मुझे, तो मैं आपको ही दे देता हूँ, बाकी तो देता नहीं हूँ, पर आपको जरूर कॉस्ट टू कॉस्ट दे दूंगा, ठीक है। अब आपने कहा भाई कितनी यूनिट बनानी है? मैंने कहा देखिए, अब वो कह रहा है कि सर 1900 यूनिट हमें चाहिए। मैंने कहा 1900 यूनिट तो आपको चाहिए, पर हमें इनपुट में 2000 यूनिट डालना पड़ेगा, क्योंकि 10% 100 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो जाता है। कह रहा सर कोई बात नहीं, मैं 2000 के हिसाब से पैसे दे दूंगा। 2000 यूनिट डाला, टोटल खर्चा हुआ मेरा 80,000 रुपये। अब कस्टमर से 80,000 लूंगा। अब मैंने कस्टमर को बोला कि ये लो भैया 1900 यूनिट आपकी बन गई फिनिश में, 100 का नॉर्मल लॉस हुआ, वो भी आप पूरा 80,000 रुपये मुझे दोगे। तो 1900 यूनिट का कस्टमर से 80,000 रुपये लिया, बिल्कुल जेन्युइन रीजन। अब जो 100 यूनिट का आपका वेस्टेज निकला, उसको आपने कबाड़ी में बेचकर 1000 रुपये कमाए, वो तो एक्स्ट्रा हो गया ना। 80,000 मैंने आपसे ले लिया 80,000 रुपये, ठीक है, आपसे 80,000 रुपये ले लिए। अब 100,000 रुपये जो स्क्रैप बेच के कमाए, वो तो मेरे को 81 नहीं आ गए। 80 मैंने आपसे लिए, पूरे पैसे मैंने आपसे ले लिए, और जो स्क्रैप निकला था, जो कबाड़ निकला था, नॉर्मल लॉस हुआ था, उसको बेचकर 1000 कमाया, वो भी मेरे पे आ गया। तो मेरे पे 81,000 नहीं आ गया, जबकि मैंने कॉस्ट के हिसाब से तो लेना चाहिए था सिर्फ 80। तो कंसेप्ट ये होता है, अब आप मेरे पास हो गए 100 का, देखो सर आपने नॉर्मल लॉस जो था ना 100 का, उसको आपने कबाड़ के भाव बेचा, उससे आपने 1000 रुपये कमाए, तो मेरे से सर 79,000 लो ना। 1000 आपको वहां से मिल जाएंगे जहां स्क्रैप बेचोगे, और 979 मेरे से ले लेना, आपके तो 80 पूरे हो गए। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि लॉजिक भी यही होता है, क्योंकि रीजन भी यही है। तो अगर आपके पास नॉर्मल लॉस होता है और उस नॉर्मल लॉस में आपका स्क्रैप निकल के आप उसको बेच दे के कमा लेते हो कुछ, तो उतना पैसा कम लो कस्टमर से। तो अब मैं क्या करूंगा, 100 यूनिट अगर मेरे पास नॉर्मल लॉस है और मैंने उसको बेचकर कुछ नहीं कमाया, तो मत लिखो, पूरा कस्टमर से चार्ज करो 4000 रुपए इसके। पर अगर 100 यूनिट बेचकर मैंने 1000 रुपए वहां से आ गया, तो फिर नॉर्मल लॉस हुआ कितने का? सिर्फ 3000 का तो हुआ। 4000 का टोटल लॉट था, 1000 आपने कबाड़ी से ले लिया, तो 3000 का हुआ। तो मतलब यहां पर आपके पास 79,000 आएगा। 80,000 नहीं चार्ज करो कस्टमर से, 79 कॉस्ट चार्ज करोगे, क्योंकि 1000 रुपए आपको मिल गए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रैप वैल्यू इन नॉर्मल लॉस। ये नॉर्मल लॉस वाली स्क्रैप वैल्यू अगर बेच देते हो, तो वो उतना पैसा आप कस्टमर से कम चार्ज करोगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने ये बताया है कि देखिए सारी कहानी वही थी, बस 100 यूनिट बेचकर मैंने 1000 रुपए इधर और अर्न कर लिए कबाड़ के बाद स्क्रैप में बेचकर। अब मैं कस्टमर से 1900 के 79,000 लूंगा, क्योंकि 1000 तो मुझे कबाड़ी वाले से मिल जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? ये भी क्लियर हो गया। पूरी कहानी जो हम क्लास में पढ़ते हैं, जो पूरी चीज़ें जो हम क्लास में सीखी थी डिटेल लेवल पे, ये हम कहानियों के तौर पे सिखाते हैं क्लास के अंदर ना। ये भी तो मैंने फास्ट तरीके से समझा दिया आपको ओरली, पर हम इसको बहुत स्टेप बाय स्टेप कहानियों के तौर पे समझाते हैं कि देखो अब स्टेप ये आया, इसके बाद ये भी तो हो सकता है, सिचुएशन वाइज लेकर। तो इसलिए पेड क्लास और वन शॉट में फ़र्क आ जाता है। चलिए जी, अब यहाँ पर बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। पर यहाँ पर नॉर्मल लॉस आपको समझ में आ गया। हाँ, नॉर्मल लॉस का बर्डन हम कस्टमर पे शिफ्ट करते हैं, और कैसे शिफ्ट करते हैं? बस उसकी यूनिट माइनस करेंगे, अमाउंट माइनस नहीं होगा। पर एबनॉर्मल लॉस का बर्डन हम अपने ऊपर लेते हैं, ये हम पूरे कॉस्टिंग में सीख चुके हैं, पहली चैप्टर से सीखा हुआ है कि एबनॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट ना होकर कंपनी के कॉस्टिंग पे में जाता है। तो यहाँ पर हम यूनिट के साथ साथ अमाउंट भी माइनस करेंगे। अब दोस्तों मैं प्रोसेसिंग कर रहा था, मुझे पता है कि अगर मैं 2000 यूनिट यहाँ पर पुट करता हूँ तो 5% का नॉर्मल लॉस होगा। अब ये मुझे कैसे पता है? क्योंकि भाई इतने टाइम से मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, इतने टाइम से चीज़ें मेरी फैक्ट्री चल रही है, तो मुझे पता है कि 5% तो मेरा जाएगा ही जाएगा। तो अगर मैं 2000 यूनिट का इनपुट डालता हूँ तो मुझे 1900 ही यूनिट मिलेगी। पर अब क्या हुआ, आज मैंने 2000 यूनिट डाली अपनी फैक्ट्री के अंदर प्रोसेसिंग करने के लिए। देखा प्रोसेसिंग हुई तो 1850 यूनिट ही निकली। मैंने कहा है ये क्या हो गया,
भाई मैंने तो 2000 डाली थी और निकलनी चाहिए थी 1900, क्योंकि 5% का नॉर्मल लॉस होता है, 50 यूनिट का कहाँ लॉस हो गया। बस यही समझा, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। जब आपका एक्चुअल लॉस ज्यादा हो जाता है नॉर्मल लॉस से, जो डिफरेंस है वो आपका एबनॉर्मल लॉस बन जाता है। भाई मैंने सोचा था, मेरे हिसाब से लॉस होना चाहिए था 100 यूनिट का। भाई 2000 यूनिट का इनपुट डाल रहा हूं, 100 यूनिट का इनपुट का लॉस होगा तो 1900 यूनिट मेरी बनकर तैयार हो जाएगी, पर बनकर सिर्फ 1850 तैयार हुई। तो नॉर्मल लॉस कितना था, सिर्फ 100 यूनिट का होना चाहिए था, जो कि मुझे पता है 100 यूनिट का होता है हर बार। इस बार मेरा 150 यूनिट का लॉस हो गया टोटल। तो जो एक्चुअल लॉस है वो तो 150 यूनिट का है, पर जो नॉर्मल लॉस है वो 100 यूनिट का है। इसका मतलब क्या हुआ, 50 यूनिट का मेरा नॉर्मल से ज्यादा हो गया। तो वो लॉस जो नॉर्मल लॉस से जितना ज्यादा हो जाता है उसको हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। अब उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि एबनॉर्मल लॉस का जो अमाउंट है वो आप वहां क्रेडिट करके दिखाओगे, जिससे जो बैलेंसिंग आएगा वो लेस होकर आएगा, वो कस्टमर चार्ज करूंगा। ये जो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट है वो आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, वो आपको अपने कॉस्टिंग पे डालना होगा। कहानी वही निकली, इनपुट डाला था 2000 यूनिट, 5% का नॉर्मल लॉस होता है और आउटपुट निकला 1850। तो मुझे कब बताओ, 2000 यूनिट का इनपुट है, नॉर्मल लॉस अगर देखें तो 100 यूनिट निकल कर आता है, तो आना चाहिए था 1900 पर आया 1850। मतलब बाकी क्या हो गया, एक्स्ट्रा लॉस कैसे हुआ, नॉर्मल से जितना ऊपर है वो सब क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। तो 50 यूनिट का आपका एबनॉर्मल लॉस बन जाता है। बताइए सर, समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। अब एबनॉर्मल गेन क्या है, व्हेन द एक्चुअल लॉस इज लेस देन द नॉर्मल लॉस, व्हेन द एक्चुअल लॉस इज लेस देन द नॉर्मल लॉस। भाई देखिए, मैंने आज 2000 यूनिट अपनी प्रोसेसिंग में डाली थी। मैंने कहा भैया, मैंने आज सुबह सुबह क्या हुआ, अपने सारे वर्कर को बुलाया, मैंने कहा भैया देखो, मैं कमाऊंगा तभी तुम कमाओ, मैं जिंदा रहा तो तुम भी जिंदा रहोगे, सीधी सी बात है, क्योंकि मेरी इनकम होगी तभी तुम मेरी भी इनकम होगी। मैंने उनको आज बहुत अच्छा मोटिवेट कर दिया, मैंने अपने सारे वर्करों को बहुत अच्छा मोटिवेट करा, बहुत सारी बातें बताई और उनको एक जोश आया, एक हाई जो दोस्त रहता है ना वो आया, बहुत अच्छे से मन लगा के सबने काम किया आज। तो मुझे पता था कि मैं 2000 यूनिट डालता हूँ, 5% का मेरा इनपुट का लॉस होगा, मतलब 2 डालूंगा तो 1900 निकलेगा। अब आज मैंने देखा कि भाई शाम को 1950 यूनिट मेरा निकल के आ गया। इनका ये क्या हुआ, मैंने कहा 1950 कैसे निकल के आया। उसने कहा भैया देखो, आज अपने सारे वर्करों ने काम करा और इतने तरीके से काम किया है कि वेस्टेज जो नॉर्मल हमारा होता था उससे भी कम वेस्टेज हुए। मैं मान के चला था कि 100 यूनिट तो मेरा लॉस हो ही जाएगा, नॉर्मली 100 यूनिट का तो लॉस मेरा हो ही जाता है, हर बार का है, हर बार होता है, एक नॉर्मल सिचुएशन है। बट आज मेरा सिर्फ लॉस 50 यूनिट हुआ। जब नॉर्मल लॉस से कम आपका एक्चुअल लॉस आ जाए, नॉर्मल लॉस आपका 100 यूनिट था पर एक्चुअल लॉस आपका 50, तो भी 50 का जो मैं लॉस मान चुका हूं नॉर्मली कि भाई 100 तो होगा, अब ये फायदा हो गया। तो आपने क्या करा होगा, आपने क्या करा होगा, दोस्तों ध्यान से सुनना, आपने क्या करा होगा, आपने यहाँ पर 100 रुपए कम कर दिए होंगे, क्योंकि आपको पता है भैया, आपको पता है कि भाई 100 रुपए मेरा 100 यूनिट का मेरा नॉर्मल लॉस होगा ही होगा, तो आपने यहाँ से 100 रुपए कम कर दिए। कम करने के लिए अब आपको पता चला कि एक्चुअल तो 50 ही होना चाहिए, अब होना चाहिए था यहाँ 50 लेस, आपने नॉर्मल लॉस मान के 100। कि आप सीधा सीधा क्या करते हो, अब सीधा सीधा ये कहते हो कि देखो 2000 यूनिट, 2000 यूनिट आप ऐसे लिखते हो, 2000 यूनिट इतना मैंने डाला था, 100 यूनिट का मेरा लॉस हो गया, ठीक है, आना चाहिए था 1900 पर आया 1950। कैसे आ गया ज्यादा, मतलब जो आपका लॉस आपने नॉर्मल लॉस दिखाया वो ज्यादा दिखा दिया, जबकि एक्चुअल में लॉस कम हुआ है। तो अब मैंने तो दिखा दिया, अब क्या करूं, अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा टू एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन यहां पर लिखना पड़ेगा आपको 50 यूनिट का, जिससे ये चीजें कवर हो जाए। आपने 100 डाल देता पर हुआ एक्चुअल में नॉर्मल लॉस 50 का, सर पहली 50 डाल देते पता नहीं चलता ना। 2000 यूनिट का हम जनरल बेसिस पर डालते हैं कि 2000 यूनिट है और 5% का नॉर्मल लॉस होता है, वो हमें दिया होता है, पहले से हम जनरल बेसिस पर डालते हैं, पर एक्चुअली में जो लॉस हुआ वो तो 1900, मतलब वो तो 50 यूनिट का हुआ। तो अब मैं क्या करूंगा, उस चीज को मैंने वहां पर ज्यादा लेस कर दिया ना, कम करने के लिए क्या करूंगा, 50 को गेन बढ़ा, इसलिए क्रेडिट करते हैं कि वो चीजें वहां रिकवर हो जाए, कि आपने ज्यादा लॉस दिखा दिया नॉर्मली, जबकि हुआ 50 का ही, तो 50 हम यहाँ से डेबिट करके बढ़ा दो, हो गया बराबर। यहाँ आपने 100 दिखाया, 50 दिखाना था, आपने एक्स्ट्रा दिखा दिया ना क्रेडिट साइड में, तो डेबिट करके यहाँ पर उसको नलीफाई कर दो उस यूनिट को, यहाँ पर आ जाएगा 50। अब देखो यहाँ कितनी हो जाएगी, 2050, ठीक है, 2050 में से 100 यूनिट जाएगी तो क्या बचेगा 1950, वही आगे जो फिनिश गुड आया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल गेन होता कैसे, होता वो तो इक्लेयर्स वाला तो मैं आपको मजाक कर रहा था, या इक्लेयर्स वाला तो मैं ऐसे से बता रहा था आपको, क्या एक की जगह पर 2 आ गई चॉकलेट, ऐसा थोड़ी होता है हर बार। ठीक है, एबनॉर्मल गेन होता यह है कि जो आपका नॉर्मल लॉस की एस्टिमेशन होता है ना, उससे कम लॉस हो जाता है।
तो आप तो मान के चले थे कि 100 यूनिट का लॉस होगा ही होगा नॉर्मली, पर वो हुआ एक्चुअली में सिर्फ 80 यूनिट का लॉस, तो 20 यूनिट का लॉस आपका कम हुआ। इसका मतलब वो आप फायदे के तौर पे लेके चलते हैं, दैट्स कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। होप अब आपको एबनॉर्मल गेन भी समझ आ गया। तो पहले तो मैंने आपको मीनिंग समझा दिया कि एबनॉर्मल गेन क्या होता है, सबकी चीजें समझा दी, बट पॉइंट यहाँ पर है, ये तो मैंने आपको समझा दिया, ये सारी चीजें बता दी मैंने आपको। नॉर्मली आप सोच रहे थे 100 का लॉस होगा पर हुआ 150 का, तो 50 का एबनॉर्मल हो गया। नॉर्मली आप सोच रहे थे कि 100 का होगा पर हुआ 80 का, तो 20 बच गया, कम कम लॉस हुआ, तो वह एबनॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पर सारी कहानी आती है कि हमें एक अकाउंट बनाकर सीखना है कि किस तरीके से हम अकाउंट बनाकर उस चीज को ठीक करेंगे। मतलब हमें अब नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनेगा, या फिर नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनेगा वर्किंग नोट में, या पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बना सकते हो, जो आपको मन करे वो कर लो। एक क्वेश्चन हम लेते हैं इसके अंदर बुक का ही और करते हैं कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं। प्रोसेस अकाउंट बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर दो नए अकाउंट बनेंगे, एक एबनॉर्मल लॉस का और एक नॉर्मल लॉस का। चलिए आइए देखते हैं एक बार। चलिए, तो क्वेश्चन नहीं, पहले एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि उसके पहले क्या होता है ना, अगर मैं क्वेश्चन डायरेक्ट कराने लगूँ और आपको एग्जाम्पल थोड़ा एक्सप्लेन, क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी। एग्जाम्पल को जल्दी से फास्ट से रिवाइज करते हैं। पढ़िए, टास्क का एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे आपको ये भी लगे कि हाँ टास्क में जो चीज, द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन आर रिलेटेड टू द प्रोसेस ए। प्रोसेस ए से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है, कहता है मटेरियल लगा 3,000 रुपये, 3,000 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से, लेबर लग गई भाई 50,000 की, ओवरहेड लग गया सर 2,000 रुपये का, नॉर्मल लॉस होता है 5% ऑफ द इनपुट जो लगा रहे हो ना, इसका 1,150 का। स्क्रैप वैल्यू भी आ रही है, कह रहा है भाई 150 रुपये का जो नॉर्मल लॉस हुआ उसको 10 रुपये यूनिट के हिसाब से हम बेच भी देते हैं, और आउटपुट निकला मेरा 2500। सही है, जरा देखते हैं। सर सबसे पहले क्या करोगे, 3,000 यूनिट का इनपुट लगा, इसका निकालोगे 10%, तो आ गया 10%, पाँच नहीं 500। 3,000 में से 150 आप नॉर्मल लॉस माइनस करोगे, तो आपका जो आउटपुट बनना चाहिए था वो 2,850 बचना चाहिए था, ये 2,500 कैसे बचा? इसका मतलब आपका जो नॉर्मल लॉस है 150, उससे ज्यादा लॉस हुआ है, मतलब मेरे को बचना चाहिए था 2,850 पर बचा है 2,500, इसका मतलब 350 का मुझे और लॉस हुआ है, दैट्स कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। ऐसे निकालते हैं, करके दिखा देता हूँ। 3,000 यूनिट का इनपुट लगाया था, 150 का नॉर्मल लॉस है, बचना चाहिए था 2,850, पर बचा कितना है, सिर्फ 2,500, इसका मतलब 350 का मेरा अब नॉर्मल लॉस आया है। ये क्लियर हो गया? चलो भाई, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसका एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट आ गया। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या वही खानी डालोगे, 3,000, रेट आपके पास 10 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से रेट बात कर रहे हो, 10 है और स्क्रैप वैल्यू भी 10। कि भाई क्या मजाक है ये, क्या एग्जाम्पल ले ले, मजाक कर, सही है। 3,000 इंटू 10 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये का आपके पास मटेरियल आया, ठीक है। 50,000 रुपये का आपके पास लेबर आ गई, और ओवरहेड 3,000 आ गया, अदर मटेरियल सबको डाल दिया मैंने, 3,000 रुपये की कॉस्ट पड़ी है मुझे, 40,000। नॉर्मल लॉस की बात, आपको पता है नॉर्मल लॉस जो होता है 3,000 यूनिट में से आपका जो आउटपुट बच रहा है वो हमें गिवन है, आउटपुट गिवन है 2,500 यूनिट, देख लो आउटपुट गिवन है 2,500 यूनिट का, आउटपुट गिवन है, ठीक है। 2,500 यूनिट का आउटपुट मेरा गिवन है, तो 2,500 यूनिट का आउटपुट गिवन है, तो 3,000 में से 150 यूनिट का ये गया, ठीक है। बचना था 2,850, बचा 2,500, इसका मतलब 350 का अब नॉर्मल है, समझ में आ गया। बैलेंसिंग फिगर से कैसे निकाला, पहले ये 2,500 और ये 150 डाल दो, और जो बैलेंस आ रहा है वो आपके पास 350। अब ये 13.50 कैसे निकला, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो पहला वाला देखो नॉर्मल लॉस में अमाउंट नहीं आता, पर कब आता है, अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन हो तो उतना कस्टमर से कम चार्ज करते हैं। तो 150 रुपये के जो मेरा नॉर्मल लॉस हुआ 10 रुपये के हिसाब से वो बेच दिया मैंने, 1,500 रुपये मुझे रिकवर हो गए, तो बाकी लॉस में कस्टमर के ऊपर बर्डन डालूंगा नॉर्मल लॉस का, बट जो मेरे को स्क्रैप के भाव पे मिल गया है पैसा वो मैं कस्टमर से नहीं चार्ज करूँगा। ये हमने डिस्कशन कर लिया। आज जो डिस्कशन है अभी जो वो है एबनॉर्मल लॉस रिलेटेड, एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड डिस्कशन। अभी आपको 13.50 जो दिख रहा है ये किस वजह से दिख रहा है, लॉजिक समझ। देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, मैंने 3,000 पर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं आप,
टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल यूनिट। कैसे निकालते हो? टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल यूनिट्स। तो ये रही मेरी टोटल कॉस्ट 40,000 रुपये, टोटल यूनिट कितना लगाया 3,000। कैसे पता चला? ये देखो यार, 3,000 लगा के 40,000 रुपये की मेरी कॉस्ट आती है। अच्छा, इस 40,000 रुपये में आपका नॉर्मल लॉस से कितना आपने रिकवर कर लिया? तो कस्टमर से आप पूरे 40,000 रिकवर करोगे? नहीं सर, 1500 तो मैं रिकवर कर चुका हूँ स्क्रैप के भाव। तो मतलब कस्टमर से कितना रिकवर करूंगा? 38,500 रिकवर करूंगा। कितने यूनिट पर? सर 3,000 यूनिट पर डालता, बट 150 का नॉर्मल लॉस हो गया 2850 यूनिट पर। बटा 2850 यूनिट बेचकर मैं कस्टमर से रिकवर करूंगा 40,000 माइनस 1500, 3850। कस्टमर से रिकवर करूंगा 38,500 रुपये 2850 यूनिट बेचकर। अब क्वेश्चन सवाल ये उठता है कि आपके पास 2850 यूनिट है ही नहीं, बेचोगे? 2850 यूनिट आपके पास कहाँ है? सर आपका 350 का नॉर्मल लॉस भी तो हुआ है। तो 2850 में से 350 हटाओगे तो आपके पास 2500 यूनिट बचेगा ना। 2500 बचा, 2850 में 350 का नॉर्मल लॉस हो, तो आपके पास एक्चुअल में तो 2500 यूनिट ही है, 2850 तो है ही नहीं। तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए आपको 2500 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर और माइनस करना पड़ेगा आपको। कौन सा? 350 एबनॉर्मल लॉस। तो देखो क्या गलती होती है। अगर हम ऐसा माइनस करते हैं तो गलती क्या हो? सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई मेरे पे टोटल 40,000 रुपये की कॉस्ट थी, इसमें से 1500 आपके भाव, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि देखो 3,000 रुपये इनपुट डाला था, 150 रुपये का नॉर्मल लॉस हुआ और 350 का एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो मुझ पर जो यूनिट है वो 2500 यूनिट है। मुझ पे कितनी यूनिट है? 2500। और भाई 2500 यूनिट पे मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया? 38,500। मतलब मैं 2500 यूनिट बेचकर 38,500 रिकवर करूंगा। 2500 यूनिट बेचकर मैं 38,500 रुपये रिकवर करूंगा। यही तो कहानी कह रहे हो आप। आपके पास यूनिट 2500 है, इसका मतलब ये हुआ, आप जब आप 350 यहाँ से माइनस कर रहे हो ना, इसका मतलब ये 350 का पैसा भी आप अपने एबनॉर्मल लॉस का पैसा कस्टमर से, देखो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी 38,500 और डिवाइडेड बाई 2500। अब आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई 15.40 रुपये। इस 15.40 का मतलब पता है क्या? कि हर यूनिट को बेचकर आप 15.40 रुपये रिकवर, हर यूनिट को बेचकर 15.40। तो जब आप 2500 यूनिट बेचोगे तो 38,500 रुपये पूरे रिकवर हो। इस 38,500 में जो आपका खर्चा है वो तो पूरा रिकवर हो गया, पर आपने यहाँ से 350 माइनस करा। तो मतलब ये हुआ कि आपने एबनॉर्मल लॉस भी माइनस कर दिया नीचे से यूनिट, और जब नीचे से डिनोमिनेटर से एबनॉर्मल लॉस की यूनिट माइनस होती है, उसका बर्डन कस्टमर पे सिर्फ यूनिट बढ़ गई ना। पर अगर आप नीचे से एबनॉर्मल लॉस माइनस नहीं करते तो आपका क्या आता? पर यूनिट कॉस्ट 13.51, मतलब 13.50 आता। मतलब कस्टमर से आप 13.50 रुपये चार्ज करते। तो होता यह है कि ये पोर्शन मैं गलत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जब डिनोमिनेटर में एबनॉर्मल लॉस की यूनिट माइनस करोगे तो वहां पर गलती ये हो जाएगी कि माइनस करने पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसका मतलब आप कस्टमर से ज़्यादा रुपए चार्ज कर रहे हो। ज़्यादा रुपए चार्ज करने का सेंस ये है कि एबनॉर्मल लॉस भी कस्टमर से चार्ज कर लिया, जबकि गलत होता है। एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग पहले में जाना चाहिए। इसलिए हम ये वाला पोर्शन में ये वाला पार्ट गलत होगा, ये नहीं करना। बाकी आप कर सकते हो, बाकी आप कर सकते हो कि हाँ मैंने तो 150 माइनस इसलिए करा है क्योंकि ये कस्टमर, मतलब नीचे से जो यूनिट माइनस कर रहे हो उसका बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट कर रहे हो। बेसिकली मतलब ये हुआ, क्योंकि देखो अगर आप नीचे से सिर्फ 150 माइनस करोगे तो कस्टमर से चार्ज करोगे सिर्फ 13.51 रुपये, 13.51 रुपये कस्टमर से चार्ज करोगे एक यूनिट बेचकर। और अगर आप नीचे से एबनॉर्मल लॉस की यूनिट भी माइनस करोगे फिर आप ज़्यादा चार्ज करोगे। डिनोमिनेटर कम होने की वजह से पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रही है। अब माइनस करके डिनोमिनेटर कम कर रहे हो ना, इसलिए हम एबनॉर्मल लॉस के यूनिट कस्टमर से चार्ज, एबनॉर्मल लॉस कस्टमर से चार्ज नहीं करते तो उसकी यूनिट भी माइनस नहीं करते कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब कॉस्ट पर यूनिट निकालनी हो तो करना क्या है? आपको करना यह है कि जो आपने टोटल कॉस्ट इंकर्ड करी, टोटल इनपुट लगाया, टोटल कॉस्ट कितनी इंकर की? इतनी, 3,000 लगा के 40,000 रुपये खर्च करा। कोई स्क्रैप है तो माइनस कर दो और जो नीचे का नॉर्मल लॉस है वो हटा दो, क्योंकि जो नीचे से माइनस करो इसका बर्डन कस्टमर पे चार्ज कर रहे हो। तो आप जाएगा 13.51 या 13.50 समथिंग। तब हर एक यूनिट का 13.51 या 13.50 रुपये चार्ज करो। तो पहला पॉइंट ये दिमाग में डालना कि जब मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा तो नीचे से एबनॉर्मल लॉस की यूनिट माइनस नहीं होगा। लॉजिक ये है कि नीचे से अगर एबनॉर्मल लॉस की यूनिट माइनस कर दी डिनोमिनेटर में से तो उसका पैसा भी कस्टमर पे चार्ज हो जाता है, कस्टमर का बर्डन पड़ जाता है, जबकि एबनॉर्मल लॉस का बर्डन पीएनएल अकाउंट में जाएगा कॉस्टिंग पे। पॉइंट पहला क्लियर हो गया है। अब जरा आगे की बात कर लेते हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालना आप सीख गए हो।
2500 इंटू 13.51, 350 इंटू 13.51, ये 50 जो भी है आपका, ये आ गया एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट। और प्रोसेस 2 का जो फिनिश गुड है, जो प्रोसेस 2 में जाएगा, उसका अमाउंट आ गया। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, जब भी एबनॉर्मल लॉस आएगा उसमें पर यूनिट कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी। ये क्लियर हो गया। अब आपको बनाना है नॉर्मल लॉस का अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट। नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाओ, देखो इधर नॉर्मल लॉस का अकाउंट कैसे बनाएंगे। अब आप देखोगे कि प्रोसेस 1 अकाउंट में नॉर्मल लॉस कहाँ है, प्रोसेस 1 अकाउंट में नॉर्मल लॉस कहाँ पर है, देखो सर प्रोसेस 1 अकाउंट में नॉर्मल लॉस, एक और खोल लूँ, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, जैसे एक और बार खोल लो। ठीक है, अब ये देखो, एक बार नीचे खोल लेता हूँ, एक बार ऊपर, इधर देखो। तब प्रोसेस अकाउंट में देखो ना, अरे लेजर पोस्टिंग दोस्त, लेजर पोस्टिंग है, मैं नॉर्मल अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, तो लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ। प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस कहाँ आ रहा है, क्रेडिट, तो नॉर्मल लॉस में प्रोसेस 1 कहाँ आएगा, डेबिट। सीधी सी बात है, अगर इसमें क्रेडिट है तो इसके अकाउंट में ये डेबिट होगा। सिमिलरली अगर प्रोसेस 1 में एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट है तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में प्रोसेस 1 आएगा। और यही चीज हमने यहाँ पर करी है, देखो नॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में प्रोसेस 1 आया क्योंकि वहां से आया है, और इसी तरीके से एबनॉर्मल लॉस में डेबिट साइड में प्रोसेस बनाया है, यहाँ से आया। ये दोनों अमाउंट वहीं से लिए गए, उसी अकाउंट से लिए गए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, 150 रुपये का आपके पास लॉस था, जो 10 रुपये स्क्रैप वैल्यू आपके पास आ गया, तो ये पैसा कहाँ पर आएगा आपके पास, बैंक में। भाई 150 रुपये का नॉर्मल लॉस हुआ, वेस्ट हुआ, और वो वेस्टेज मैंने स्क्रैप के भाव बेचा, तो वो 1500 रुपये मेरे पे कहाँ आएंगे, बैंक अकाउंट में मेरे। तो सीधे सीधे कहो कि ये देखो 150 का नॉर्मल लॉस हुआ था, 1500 रुपये हमारा का टोटल हमारे पास स्क्रैप आया, और टोटल पैसा सारा का सारा बैंक में चले। यहाँ तक क्लोज, एबनॉर्मल लॉस क्लोज हो गया। अगर बोलेगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट तो आपको ये बनाकर दिखाना होगा, इसलिए बता रहा हूँ सर। 350 रुपये का, अब ये दिमाग में समझते हैं, आपको ना क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू गिवन होगी, तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी आपका लॉस हो रहा है यूनिट, वो आप उसको कितने रुपए में बाहर स्क्रैप पे बेच रहे हो। तो हमें स्क्रैप वैल्यू गिवन थी 10 रुपए की। अब स्टूडेंट अपने माइंड में ये कंसेप्शन क्लियर कर देते हैं कि नॉर्मल लॉस होगा तो ही स्क्रैप में बिकेगा, अब नॉर्मल लॉस होगा तो नहीं बिकेगा। ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि देखिए दोस्तों, वेस्ट लॉस का मतलब होता है जो आपकी यूनिट बर्बाद हुई है, फिनिश गुड नहीं बन पाई, बर्बाद हुई है। नॉर्मल और एबनॉर्मल तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको बाइफरकेट कर रहे हैं ना, पर एक्चुअली में तो यूनिट का लॉस हो रहा है ना। नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या हमने बाइफर करा। हम सोच रहे थे कि 100 यूनिट का लॉस होगा, हो गया 350 का, और ऊपर से 250 का और हो गया ऊपर से, या 350 का और ऊपर हो गया 450 यूनिट का लॉस हो गया। तो हमने फिर वो बाइफरकेट करा कि देखो पहली 100 तो है जो ज्यादा हुआ एबनॉर्मल है, पर भाई यूनिट का तो लॉस ही हुआ है, वो तो कबाड़ के भाव जाएगी ना। तो जब कबाड़ के भाव जाएगी तो एबनॉर्मल लॉस भी कबाड़ के भाव बिकेगा भाई, सिंपल सी बात है। तो हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ है 4725 यूनिट का, इसमें से 350 यूनिट जो मेरा वेस्ट ऑफ लॉस है, वेस्टेज ऑफ यूनिट है, वो भी मैंने कबाड़ के भाव बेचा, 3500 रुपये आ गए। तो भैया इतना लॉस हुआ था, इतना मैंने कबाड़ के भाव बेच के कमा लिया, इतना मेरा लॉस हुआ नेट, तो आएगा पीएनएल अकाउंट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अगर दे रखा है, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस निकाल लिया, कॉस्ट पर यूनिट से ये आ गया 4725 का लॉस होगा, पर ये नेट लॉस तब माना जाएगा अगर आपकी स्क्रैप वैल्यू में नहीं बिका हो। क्वेश्चन में नहीं बता रखा कि जो स्क्रैप है आपको दे रखा, नहीं दे रखा, तो मतलब आपको कुछ नहीं मिला स्क्रैप, तो पूरा पूरा लॉस हो जाएगा। पर अगर आपको मिल गए पैसे, उसको यूनिट को बेच कर, तो फिर रिमेनिंग अमाउंट आपका नेट लॉस हो। क्लियर हो गया, यहाँ पर क्लियर होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो नॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल गेन का कंसेप्ट आ जाए तो, क्योंकि या तो एबनॉर्मल लॉस होगा, एबनॉर्मल गेन होगा। तो भाई एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ आपको एबनॉर्मल गेन के हिसाब से। सर मान लो 2500 यूनिट का मैंने इनपुट डाला 20 रुपये के हिसाब से, ये मेरे खर्चे हो गए, ये मेरा 10% का नॉर्मल स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है मेरे को, और आउटपुट दे रखा है 2300 यूनिट। अब मुझे बात बताओ, सबसे पहले मैंने क्या करा, 2500 20 रुपये के हिसाब से ये आपका खर्चा डाल दिया। इधर आ जाओ, सबसे पहले क्या करा मैंने, 2500 20 रुपये के हिसाब से खर्चा डाल दिया। फिर मैंने बाकी खर्चे डाले, और बाकी खर्चे डालने के बाद मैंने टोटल का लिखा नहीं, टोटल लिखेंगे नहीं इधर, क्यों, क्योंकि इधर एबनॉर्मल गेन का कंसेप्ट आएगा, तो एबनॉर्मल गेन यहाँ आता है तो टोटल लिखेंगे। अब इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए। अब यहाँ पर ऐसे कर लो, 50,000 10,000 5,000 5,000, कितना हो गया, 50 60 70,000 रुपये हो गया, है ना। तो 2500 यूनिट का इनपुट का खर्चा कितना आया, 70,000 टोटल आया। अब मेरे को पता है कि 10% का लॉस होगा, तो 2500 का 10% हो गया 250, और स्क्रैप के भाव बेचूंगा तो 5 रुपये के हिसाब से दे रखा है भाई, 250 को 5 के हिसाब से बेचोगे तो आपका 1250 रुपये का वैल्यू मिल जाएगी, तो उतना पैसा हम कम कर लेंगे। अगर स्क्रैप नहीं दे रखा तो उधर अमाउंट में कुछ नहीं आएगा नॉर्मल लॉस। बेसिक चीज़ को पूरा पूरा कंसिडर करो। 2500 में से 10% का नॉर्मल लॉस है, तो बचना चाहिए था 2250, पर बचा 2300। कैसे,
मतलब आपका जो नॉर्मल लॉस है ना 250, वो एक्चुअली में 200 यूनिट का ही हुआ है। भाई आप खुद देखो ना, 2500 का लॉस है, 2500 का इनपुट डाला मैंने, जिसमें से 250 यूनिट का, सॉरी 2500 का इनपुट डाला, जिसमें से 250 का अगर मैं नॉर्मल लॉस ले रहा हूँ तो 2250 बचना चाहिए, पर एक्चुअली में ज्यादा बच रही है यूनिट। कैसे बच रही है ज्यादा? क्योंकि आपका जो नॉर्मल लॉस है वो 250 का नहीं हुआ, एक्चुअली में वो 200 का हुआ है, पर आपने 250 एजम्पशन बेसिस पर मान लिया था कि 250 का तो हो ही जाता है हर बार की तरह, तो इसका मतलब 200 का हो तो 50 का गेन हो जाएगा। यहाँ आ गया वो गेन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब आपको गेन का अमाउंट कैसे निकालेंगे, मतलब ये चीज कैसे निकलेगी, आप देखो ये वाली चीज कैसे निकलेगी, ये वाली चीज, ठीक है 2 मिनट के लिए हटा दो इसको, और यहाँ पर ये वाली चीज कैसे निकलेगी, 2 मिनट के लिए ला दो। तो होगा क्या, बेसिकली आपको ये दे रखा है, ये सारी चीज दे रखी है, आपने ये निकाला ये निकाला, एंड आपको ये पता है 2300, तो आपने देखा भाई इन दोनों के कंसीडर में तो 2500 आ रहा है और यहाँ से 2500 है, तो मतलब 50 का गेन हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हो बैलेंस फिगर से, और लॉजिक भी निकाल लो। भाई 25 में से 250 जाएंगे तो 2250 बनना चाहिए, पर एक्चुअली आउटपुट जो निकल रहा है वो 2300 निकल रहा है, मतलब 50 यूनिट आपका कम लॉस हुआ है। तो मतलब एक्चुअली में जो लॉस हुआ है वो 200 यूनिट का ही हुआ है, पर आपने यहाँ 250 दिखा दिया एस्टिमेट बेसिस पर। प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले ही हम देख लेते हैं कि हमारा इतना लॉस हो सकता है, पर एक्चुअली में कम हुआ, तो इसलिए एबनॉर्मल गेन कंसेप्ट मैंने अभी आपको सिखाया। करेंगे कैसे, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे। अब टोटल आपके पास क्या है, 70,000 का खर्चा हुआ, टोटल खर्चा इन सबको जोड़कर 70,000 है 2500 यूनिट पे, है ना। 2500 यूनिट पे 70,000 खर्चा है, जिसमें से 250 यूनिट का नॉर्मल लॉस है, इसको हटा दिया, और 1250 मैंने कमा लिया। तो यहां से तो कॉस्ट पर यूनिट तो अब आपको क्लियर हो गया। नॉर्मल लॉस का अमाउंट आ जाएगा स्क्रैप वाला, नीचे से यूनिट माइनस हो जाएगी। अब नॉर्मल लॉस का कुछ भी माइनस नहीं होगा, ना एबनॉर्मल गेन का आएगा। तो 70,000 माइनस 1250 कितना आ गया जी, 8750, और डिवाइड बाई कितना आ गया, 2500 में से 250 जाएंगे तो आपका कितना आ गया, 2500 में से 250 जाएंगे तो कितना आ गया 2250। तो पर यूनिट निकालेंगे 68,750 डिवाइड बाई 2250, क्या आ जाएगा सर 30.55। और यही 30.55 क्या हो गया, आपको यहाँ पर शो कर दिया 30.55 और मल्टीप्लाई करा, यह आ गया खत्म। बट कहानी क्या है, कंसेप्ट एक और रह गया, वो है, याद करो, हम एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस का अकाउंट भी बनाते हैं। क्वेश्चन में पूछ सकता है, कहेगा कि प्रिपेयर एन अकाउंट, आल्सो प्रिपेयर एन अकाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, इनका अकाउंट बना के देखो। तो सबसे पहले करना क्या है, ये आपको डाटा दे रखा है, आपको पता है प्रोसेस, आपको पता, पहले तो क्रॉस पोस्टिंग करो सीधी सीधी। आपको पता है भाई प्रोसेस जो भी है, वन अकाउंट में नॉर्मल लॉस क्रेडिट हो रहा है तो नॉर्मल लॉस में प्रोसेस डेबिट होगा। अब अगर इसमें ये डेबिट हो रहा है तो एबनॉर्मल गेन में ये वाला जो हेड होगा वो क्रेडिट होगा। तो यही दिखा देते हैं आपको पहले तो। अभी तो देखो, नॉर्मल लॉस में प्रोसेस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्रेडिट हो रहा था नॉर्मल लॉस। अब प्रोसेस ए अकाउंट में एबनॉर्मल गेन क्या है, डेबिट, तो एबनॉर्मल गेन में प्रोसेस से क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। इधर देख लो आप, एबनॉर्मल गेन में प्रोसेस से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, प्रोसेस से क्रेडिट हो गया। क्लियर हो गया जी, वही पूरा पूरा अमाउंट आ गया। अब कहानी को ध्यान समझिए। सबसे पहले तो अब एक बात कहो, सर 250 यूनिट का मेरा नॉर्मल लॉस हुआ, ऐसा मैंने दिखाया, पर एक्चुअली में नॉर्मल लॉस हुआ कितने? तो आप कहोगे सर एक्चुअली में जो नॉर्मल लॉस है वो 200 यूनिट का है और 50 का तो गेन हुआ है ना, आपने ज्यादा दिखा दिया था, इसलिए हम उसको नलीफाई करने के लिए उसके अपोजिट साइड डाल के उसको नलीफाई कर रहे हैं एबनॉर्मल गेन के नाम से, राइट? यही तो कंसेप्ट है ना। तो 250 यूनिट का नॉर्मल लॉस हमने दिखाया था, जबकि नॉर्मल लॉस हुआ है 200 यूनिट का। तो आपने क्या करना है, 250 में से पहले 200 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ और उसको 5 रुपए के हिसाब से स्क्रैप के भाव बिक गया वो, तो मतलब 200 यूनिट मेरी 5 रुपए के हिसाब स्क्रैप के भाव बिक गई 1000 रुपए। तो आया क्या, आया क्या, आप समझिए, 250 में से 200 यूनिट तो मैंने स्क्रैप के भाव भेज दी। क्यों? क्योंकि भाई 200 यूनिट का ही नॉर्मल लॉस हुआ है मेरे दोस्त, 250 का तो हुआ ही नहीं है। 250 का तो आपकी एजम्पशन थी कि 10% का लॉस होता है, पर लॉस इधर कम हुआ है, 200 का हुआ है एक्चुअली में। तो जो एक्चुअल लॉस है वो तो 200 का ही है, तो उतनी यूनिट तो बेचूंगा, है ना। तो उतनी यूनिट बेच दी, अब बची 50 यूनिट। अब इसका कैसे करेंगे, ये वो यूनिट है जो आपने ज्यादा लॉस दिखा दिया था जबकि वो लॉस कम एक्चुअली में कम था, तो 50 का हमने एबनॉर्मल गेन कर लिया। अब 50 का जो एबनॉर्मल गेन हुआ है तो इफेक्ट नलीफाई करना है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई देखो 250 मैंने किस हिसाब से डाले हैं, 5 रुपए के हिसाब से। 250 मैंने किस हिसाब से डाले हुए हैं, 5 रुपए के हिसाब से यहाँ पर डेबिट करा है, तो मैं क्रेडिट भी कितने के हिसाब से करूंगा, 5 रुपए के हिसाब से। कहूंगा 250 के 2 पार्ट कर दो, एक 50 अलग एक 200 अलग, 250 के 2 पार्ट कर दिया। 5 रुपए के हिसाब से क्रेडिट करा,
स्क्रैप के भाव का वो तो मेरे बैंक अकाउंट में जाएगा, और 5 रुपए के हिसाब से मैंने 250 कहाँ डाल दिया, गेन अकाउंट में डाल दिया। लॉजिक क्लियर हुआ? बाकी डिटेल लॉजिक मैंने ऑलरेडी क्लास में आपसे डिस्कस करा था। इसके बाद याद करो, हम ऐसे ही करते थे कि 250 में हम क्या कर रहे हैं, टोटल लॉस हमारा 250 का नहीं हुआ, 200 का हुआ है, तो हमने ढां से 250 निकाला, 250 में से 200 निकाला, और वो 5 रुपए के हिसाब से बेच दिया, 1000 रुपए आ गए, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब बचा कितना इधर, 50। इफेक्ट नलीफाई करने के लिए हमने एब्नॉर्मल गेन में दिखाया, पर जितना यहाँ डालोगे उतना ही तो नलीफाई करोगे ना। 50 यूनिट यहाँ डाला 5 रुपए के हिसाब से, तो नलीफाई भी 50 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से करोगे। ये आपके पास नॉर्मल लॉस का अकाउंट होगा। अब क्योंकि नॉर्मल लॉस में एबनॉर्मल गेन आया है, तो ये भी क्रॉस पोस्टिंग होगी। यहां क्रेडिट हुआ है तो एबनॉर्मल गेन में नॉर्मल लॉस डेबिट होगा। भाई क्रॉस पोस्टिंग करो, नहीं करो, अकाउंट का रूल, डबल एंट्री सिस्टम करो। अब एबनॉर्मल गेन में नॉर्मल लॉस को करो, यहां पर ये देखो आ गया, एबनॉर्मल गेन में क्या आ गया, नॉर्मल लॉस आपके यहां पर आ गया। वही 50 यूनिट 5 के 250। अब आप कहोगे देखो 50 यूनिट इतने रुपए के हिसाब से टोटल गेन था, जिसमें से हमने नलीफाई सिर्फ इतना करा है, समझे ना भाई। 50 रुपए के हिसाब से हमने टोटल गेन कितना दिखाया, 30.55 के हिसाब से इतना दिखाया, 1527 रुपए 1528 रुपए दिखाया हमने टोटल गेन। पर हमने अपने क्रेडिट साइड में यहाँ पर सॉरी, ये हमने अपने क्रेडिट साइड में डाला कितना था, सिर्फ 50 रुपए 250 के हिसाब से। अरे 200 को तो वो अलग करो, जो एक्स्ट्रा डाला वो 5 रुपए के हिसाब से तो डाला। तो सर अगर हम इतना हमारे को गेन था, टोटल गेन इतना है, पर एक्चुअली में टोटल गेन है नहीं। क्यों? इसमें से इतना अमाउंट तो नलीफाई करने के लिए हमने हटा दिया, क्योंकि देखो 1528 रुपए टोटल गेन हुआ है कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से, 50 यूनिट पे 30 रुपए 55 रुपए के हिसाब से 1528 का टोटल गेन हुआ, पर इसको नेट गेन नहीं कहेंगे। क्यों? कि कुछ अमाउंट आप नलीफाई करने के लिए कर रहे हो। तो कितना अमाउंट नलीफाई करने के लिए कर रहे हो, जितना डाला था 5 रुपए के हिसाब से डाला था, 50 यूनिट 5 के हिसाब से 250 रुपये एक्स्ट्रा। देखो 1250 का 2 पार्ट होंगे, 1000 स्क्रैप वैल्यू और 250 एक्स्ट्रा अमाउंट, उसको मैंने यहां से हटा दिया, 250 एक्स्ट्रा अमाउंट। तो अब मैं कह रहा हूं कि देखो इतना टोटल गेन हुआ, जिसमें से इतना नलीफाई वाला हटा दिया, तो बचा कितना, तो मैंने 250 हटा दिया, तो बचा नेट अमाउंट ऑफ गेन 1278 रुपए, और ये जाएगा हमारा कॉस्टिंग। तो एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस का एक साथ अकाउंट बनेगा, और इसमें एक साथ इसके अंदर क्रॉस पोस्टिंग करी जाएगी। पहले वो पूरा करा जाएगा, फिर इसको यहाँ ट्रांसफर करा जाएगा, और जो नेट अमाउंट बचेगा वो आएगा आपका कॉस्टिंग पीरियड में। और ये पूरा क्वेश्चन ही करा दिया सर मैंने, पता है आपको, पूरा क्वेश्चन ही करा दिया। आइए सर अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बुक का ही। A product passed through 3 process. The output of each process is treated as a raw material of the next process to the transfer. ये सब फालतू की बातें हैं, इधर देख लो। कहता है प्रोसेस 1 में मटेरियल इशू करा 40,000 रुपये का, लेबर इतनी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोसेस 2 के खर्चे, प्रोसेस 3 के खर्चे। आगे बढ़े, 10,000 यूनिट हैज बीन इशू टू प्रोसेस 1, तो हमारा जो इनपुट है वो 10,000 यूनिट का है। आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमारा नॉर्मल लॉस हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस जो हो रहा है वो इतने % का हो रहा है, और आउटपुट ये आ रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, 10,000 लगाता हूँ, 2% खर्च होता है, आउटपुट बचना चाहिए था उतना, अब बचा इतना, तो इससे एबनॉर्मल लॉस निकलेगा। राइट, क्वेश्चन करो सर, क्वेश्चन जितना करोगे फायदा है। बहुत फॉर्मेट बना रखे हैं मैंने। प्रोसेस अकाउंट 1 आना, जरा बताना क्या क्या खर्चे हैं। 40,000, 6,000 और 10,000 मटेरियल इशू, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, इसमें वर्किंग नोट भी बनेगा। ठीक है, बड़े बड़े बना रखे। सर मटेरियल आ गया, दिख रहा होगा, 40,000, 6,000, 10,000, 40,000, 6,000, 10,000, ये हो गया लेबर, ये हो गया ओवरहेड, फैक्चरिंग, फैक्ट्री ओवर। हाँ जी, कितनी यूनिट डाली थी, 10,000 यूनिट डाली थी, रेट निकल जाएगा, टोटल करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर टोटल नहीं करते, करने का तरीका क्या होता है, पहले टोटल अपने उस पर करो,
क्या पता है एबनॉर्मल गेन निकल जाए, और एबनॉर्मल गेन निकल जाएगा तो यहाँ डालना पड़ेगा, तो फिर टोटल चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो 10,000 है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। 40,000, 6,000 और 10,000, 56,000 रुपये हो गया। ठीक है, अब चलो 10,000 रुपये में से कितना नॉर्मल लॉस है भाई? नॉर्मल लॉस कितने परसेंट का नॉर्मल लॉस है, देखना 2% का। भैया देखना 10,000 में 2% कितना आता है? 200। तो 200 यूनिट का नॉर्मल लॉस है। कोई स्क्रैप दे रखा है तो डालूंगा, नहीं दे रखा तो नहीं डालेंगे। कैलकुलेट, नहीं दे रखा भाई, स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी तो छोड़ दो उसको। जब स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी तो आपको नॉर्मल लॉस में कुछ नहीं दिखाना, दिस एंड दिस। सर और आउटपुट कितना बच गया? 9750, यहाँ लिखेंगे बाय प्रोसेस टू अकाउंट 9750। अब मुझे को बात बताओ, 10,000 में से 200 जाएंगे तो बचना देता 9800, बचा है 97, कम बचा है ना, तो एब नॉर्मल लॉस है। तो अब डाल दो यहाँ पर, चेक करना पड़ता है ना नॉर्मल है एब नॉर्मल। यहाँ कितना आ गया? 56,000 रुपये। 10,000 और ये 56,000 रुपये। सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत सिंपल है भाई। देखो 10,000 में से 200 जाएंगे, फिर 9750 जाएंगे, तो अब नॉर्मल लॉस बचेगा कितना? 50 का। अब कैसे निकालूंगा ये वैल्यू इधर पर यूनिट? तो सीधा सीधा है, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। उसके लिए आप देखो कि भाई जो आपने 56,000 खर्च करे वो कितनी यूनिट पे करे? 10,000 यूनिट पे 56,000 पे खर्च करे, जिसमें अब स्क्रैप वैल्यू अगर होती तो यहाँ माइनस करता, पर नहीं है तो नीचे से सिर्फ यूनिट यूनिट माइनस करेंगे 200। समझ में आया भाई? स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं, अमाउंट होगा तो ही तो माइनस करूंगा ऊपर से, जब है ही नहीं तो क्या करूँ? 56,000 डिवाइडेड बाय 9800 पर यूनिट आ गया। क्या जाएगा? 5.71 अप्रोक्सीमेटली, 5.71, 5.71 डाल लो भाई। 5.71 मल्टीप्लाई बाय 50 क्या जाएगा? 286 अप्रोक्स कर लिया मैंने, 9750 मल्टीप्लाई बाय 5.71 क्या जाएगा? 556 55,673 आ रहा है। फिर चेक भी करना पड़ेगा ना, 286 प्लस 1,000, 55,714 कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ और देखो, करना क्या है इसमें, आप क्या करो, पहले तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो 50 को 5.71 से, ठीक है, ये आ जाएगा 286। फिर इसका मल्टीप्लाई करके मत निकालो, क्योंकि देखो पॉइंट मैंने 2 तक लिया, वो है था ज़्यादा, तो इससे डिफरेंस करेगा। तो क्या करना है, 56,000 को यहाँ से माइनस करो, सीधा बैलेंसिंग फिगर डाल दो। 56,000 में से माइनस करो 286 और बैलेंसिंग में निकाल दो 55,714। अब सिंपल सी कहानी है, जब एग्जामिनर टोटल करेगा उसको दिखेगा भाई टोटल है। अब पॉइंट से चलोगे ना तो पॉइंट से डिफरेंस तो आएगा, आपको पता आ जाएगा। चलो जी, ये हो गया अपने पास यहाँ पर, कॉस्ट पर यूनिट में निकाल ली। प्रोसेस टू में चलेंगे, अब को छोटा कर लो। यहाँ लिखेंगे टू प्रोसेस वन से कितना आया, देखना दोस्त, 9750 55,714, 9750 55,714, 5.71 लिखना है। इसके बाद हम नीचे लिख लो 20, 4 और 10, 20,000, 4,000 और 10,000। यहाँ आप टोटल कर देना, ये नाम खुद लिख लो बाय नॉर्मल लॉस। अब इधर नॉर्मल लॉस निकाल लो और यहाँ लिख लो बाय प्रोसेस थ्री। यहाँ पर बता रखा है प्रोसेस थ्री का आउटपुट 9400 है, और नॉर्मल लॉस इन्होंने बताया हुआ है 5% का है। तो भैया बताओ 97 जो मेरा इनपुट है इसका, इसका 5% कितना हो गया? 9750 का 5% यह आ जाएगा 488, 7.5 आ रहा है। स्क्रैप वैल्यू दी नहीं, हटा दो। तो अब मुझे बताओ सर, टोटल आपके पास कितनी यूनिट थी? सर टोटल थी 9750, ठीक है, जिसमें से 9400 मेरा बच गया, तो बचनी थी 350, ज़्यादा लॉस ले लिया। इसका मतलब कितने का लॉस दिखा दिया? 488, मतलब 138 का ज़्यादा लॉस दिखा दिया। अब यहाँ पर एबनॉर्मल गेन आएगा, ऐसे निकालते हैं बैलेंस फिगर से।
कितना आया ये? 138 यूनिट का एबनॉर्मल गेन है। चेक करके देख लो आप। देखो 9400 और प्लस 488 दोनों को जोड़ेंगे 9888 आ रहा है, जबकि यहाँ था 9750। इसका मतलब 138 का एबनॉर्मल 98। कॉस्ट पर यूनिट निकाल लोगे? हाँ वो तो निकाल लेंगे, कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल लेंगे। इसकी बताओ सर, टोटल कितना था? 55। हाँ नो ब्रदर, इसका टोटल करो 55,714, ठीक है, प्लस 20,000 प्लस 4,000 और प्लस 10,000। ये टोटल नहीं करते, सिर्फ इतना ही करते, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कितना आया? 89,714, 89,714। अब यहाँ पर लिखेंगे 9750 और नॉर्मल लॉस माइनस करेंगे 488, तब आएगा पर यूनिट। क्या आ जाएगा भाई? 89,740 डिवाइडेड बाई 9262। 89,714 डिवाइड बाई 9262, क्या आ जाएगा? 9.68 का आपका टोटल। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9.68 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9.6, तो 38 मल्टीप्लाई 9.68 क्या आ जाएगा? 1336 कर देते हैं। जोड़ लो भाई, 89714, इन सबको जोड़ लो। 13636 क्या आ गया? 91,050, 91,050। और हमेशा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिखो 91,050, जिससे वो बराबर दिखे। मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा बहुत पॉइंट का डिफरेंस आपको दिखेगा, थोड़ा बहुत पॉइंट का डिफरेंस आपको दिख जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे बनाएंगे प्रोसेस 2 अकाउंट था, अब प्रोसेस 3 में भेजेंगे। कितना आएगा? 94,91,050, 9400 यूनिट, 91,000। कितना आया भाई? 10% का नॉर्मल लॉस है, 8,000 आउटपुट है, तो मुझे बताओ 9400 का 10% कितना होता है भाई? नॉर्मल लॉस। नाइन्टी फोर हंड्रेड का 10% कितना आया भाई? 940, 40 यूनिट आ गई। परसेंट है क्या? हाँ, 940 यूनिट आ गई। इसके बाद यहाँ पर इसका स्क्रैप वैल्यू दिया नहीं है, हटा दो। यहाँ पर क्या बच जाता है मेरा? फिनिश गुड आएगा। यहाँ पर लास्ट है ना प्रोसेस, फिनिश गुड आएगा। तो कितना आएगा? 8,000 यूनिट। अब यहाँ से क्या पता चलेगा मुझे? 8,000 प्लस 940 क्या आ जाएगा? 8940, और यहाँ 94 है, तो मतलब एबनॉर्मल लॉस आ गया फिर। 9400, 9400, 9400 में से 940 जाएंगे, माइनस 8,000 जाएंगे, तो 460 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है। सर अमाउंट डाल दूँ? 10,000, 1,000 और 15,000। नाम लिख लेना आप जरूर, 10,000, 1,000 और 15,000। जोड़ लो, 91,050, 10,000, 1,000 और 15,000, 1,17,050। निकालना कॉस्ट पर यूनिट, 1,17,050 डिवाइड बाई 9400 और माइनस 940। 8460, यहाँ पर नीचे क्या आ गया? 1,17,050 050 डिवाइडेड बाई 8460, क्या आ जाएगा? 13.80, क्या आ गया? 13.80, यहाँ आ जाएगा 1,17,050। पहले ऊपर वाला लिखना, फिर बैलेंस में करके ये लिखना 460 मल्टीप्लाई 13.84, क्यों पॉइंट में है? 6366, 1,17,000, 1,17,050 माइनस 6366, क्या आ जाएगा? 1,10,684, 1,10,684 इज योर फाइनल आंसर। थोड़ा बहुत पॉइंट का फर्क आ सकता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें और बनाएंगे सर। सबसे पहले आएगा
एबनॉर्मल लॉस, गेन, ये सारी चीज़ें बनाएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ तो सारा करके दिखाऊंगा। है क्या? बता देता हूँ मैं। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है जी। एक एबनॉर्मल गेन पर आ जाएगा। दो अलग अलग बनाने पड़ेंगे। दिख जाएगा भाई साहब, दिख जाएगा। एक एबनॉर्मल लॉस, एक एबनॉर्मल गेन बनेगा। और एक नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन बनेगा, ठीक है सर। ये मैं सिर्फ क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन में हमें बोला नहीं था उसने बनाने को, पर मैं आपको ये बना कर इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई कल को अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है। देखो ये बन गया, मान लो नॉर्मल लॉस, और ये बन गया भाई एबनॉर्मल लॉस। यहाँ बन गया एबनॉर्मल। या दो बार एबनॉर्मल लॉस बना लो, अलग अलग नहीं। पहले तो क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं। सिंगल सिंगल क्रॉस पोस्टिंग करते हैं पहले, एक अकाउंट को लेकर ध्यान में रखते हुए। पहले प्रोसेस वन अकाउंट की नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट करते हैं। प्रोसेस वन अकाउंट पे आता हूँ। ये है नॉर्मल लॉस 200 यूनिट का, और ये एबनॉर्मल लॉस 50 यूनिट का, 286। दोनों यहाँ पर होंगे। टू प्रोसेस वन अकाउंट, नॉर्मल लॉस है 10,000 का, 2% 200 यूनिट का था। कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं, खत्म। सीधी सीधी कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोई भी स्क्रैप वैल्यू है नहीं। ठीक है ना, समझ में आया? अगर स्क्रैप वैल्यू होती तो बैंक में जाता। एबनॉर्मल लॉस टू प्रोसेस वन अकाउंट, इधर था एबनॉर्मल लॉस, कितना था? 50 यूनिट का, 286 रुपये के। 50 यूनिट 286 रुपये का, क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, ये भी कोई स्क्रैप नहीं है, तो ये पूरा पूरा लॉस कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर चले जाएगा। तो यहां लिखता हूं बाय कॉस्टिंग पीएनएल। ठीक है जी। कितना भाई? 50 यूनिट 286 रुपये के हिसाब से खत्म हो गया जी। ये पार्ट खत्म हो गया। पर अभी सुनो, अभी और एबनॉर्मल लॉस है ना। और देखो, इधर देखो, कॉस्टिंग पीएनएल में बहुत कुछ जाएगा। प्रोसेस थ्री में आओ। प्रोसेस थ्री में फिर से नॉर्मल लॉस होता है 940 यूनिट का। सॉरी, पहले प्रोसेस टू में आ जाओ। नॉर्मल लॉस हो रहा है 488 का, इसलिए इसमें बोला नहीं क्योंकि स्क्रैप वैल्यू नहीं है। यहाँ से प्रोसेस टू में फिर से नॉर्मल लॉस है 488 यूनिट का, कुछ नहीं होगा, एज इट इज छोड़ा जाएगा। फिर से नॉर्मल लॉस है 940 यूनिट का प्रोसेस थ्री में, 940 यूनिट का फिर से नॉर्मल लॉस। एज इट इज कुछ नहीं होगा क्योंकि स्क्रैप वैल्यू नहीं है। अगर स्क्रैप वैल्यू हुआ तो बहुत कुछ भरा जाएगा इसके अंदर, बाई बैंक बाई बैंक बाई बैंक। बट अब प्रोसेस टू में आ जाओ। प्रोसेस टू में एबनॉर्मल गेन है 138,1336 का। एबनॉर्मल गेन है तो इधर आएगा बाई प्रोसेस टू 138,1336 का, 1336। अब देखिए, अगर स्क्रैप वैल्यू होती तो मैं इसको स्क्रैप वैल्यू में बैंक में डालता और बाकी नेट अमाउंट, या मैं क्या करता, इस प्रोसेस टू में अगर स्क्रैप वैल्यू होती तो इसके दो पार्ट करता। एक तो वो पार्ट अलग करता जो आपका एक्चुअली में स्क्रैप के भाव बिकेगा, और एक वो पार्ट जो नलीफाई करना है। तो नलीफाई वाला तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो 488 का टोटल लॉस नहीं हुआ था एक्चुअली में। 488 में से 138 आप माइनस कर दो। 488 में 138 माइनस करोगे तो नॉर्मल लॉस जो हुआ है वो 350 यूनिट का हुआ है प्रोसेस टू में।
प्रोसेस 2 में एक्चुअली में जो नॉर्मल लॉस हुआ है वो 350 का हुआ है, तो जो 488 दिखा रखा है वो गलत दिखाया हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब नॉर्मल गेन करके जो आपने 138 यूनिट ज़्यादा दिखा दिया आपने यहाँ पर, क्योंकि कोई इसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं थी तो हटा देंगे, और ये अब नॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट यहाँ पर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, टू नॉर्मल लॉस, नलीफाई कर रहे हैं भाई, देखो इतने यूनिट का तो हुआ ही नहीं, 138 यूनिट का हमारा हुआ ही नहीं, इसका कोई स्क्रैप वैल्यू होता है, लेट्स सपोज की स्क्रैप वैल्यू होती है 1000 रुपये, तो 1000 नलीफाई होता तो 336 का आपका क्या हो जाता, कॉस्टिंग बिल में ट्रांसफर हो जाता गेन, पर यहाँ पर कुछ स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा आपका गेन हो गया, ये आपका खत्म हो गया। टू कॉस्टिंग, सर स्क्रैप वैल्यू होती तो मजा आता, इसलिए इन्होंने बोला ही नहीं क्वेश्चन में सॉल्व करो, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, पर मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ। इसके दो पार्ट होते हैं, इसका एक पार्ट होता है 350 यूनिट का, एक पार्ट होता है स्क्रैप के तौर पे जाता बाय बैंक करके, इसका भी बाय बैंक करके आता, इसका भी बाय बैंक करके आता, सारे स्क्रैप में बिक जाते। अब यहाँ पर प्रोसेस 3 में भी नॉर्मल लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ है, प्रोसेस 3 में देखो एबनॉर्मल लॉस हुआ है 460 यूनिट का, 63366, 460 यूनिट 6366, ये भी आप एक साथ जोड़कर लिख लो, ये भी बाय कॉस्ट, अलग अलग लिखना है, अलग अलग लिखना, मेरे ख्याल से एक साथ ही लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इन सबको जोड़ना और एक साथ कॉस्टिंग बिल में ट्रांसफर कर देना, ये आपका लॉस, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ बट अगर इसका इधर स्क्रैप होता तो भैया तब बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखनी। तो यहाँ पर प्रोसेस अकाउंटिंग पूरा का पूरा हमने समझ लिया है नॉर्मल लॉस के हिसाब से। अगर मैं आपकी बात करूँ तो प्रोसेस अकाउंट में 3 टाइप के अकाउंट बनते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है प्रोसेस में। अब आ जा देख, खत्म हो गया जी प्रोसेस, अब जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। ट्रीटमेंट सारा सिखा दिया, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट दिखा दिया, इधर आ जाइए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला टाइप मैं आपको सिखा चुका हूँ, या तो प्रोसेस अकाउंट बोलेगा विथ स्टॉक, ठीक है, विदाउट स्टॉक मतलब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का तो वो अलग से दिखा देना, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिखा देना, वैसा होगा नहीं। अगर आ जाता है तो क्या करना है आपको, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड में दिखा देना, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में दिखा देना, ठीक है। विथ और विदाउट तो नहीं आया, बट एक ही मैं आपको समझाया, विदाउट स्टॉक वाला समझाया था, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। तो स्टेप नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया। अब इसमें 2 पॉइंट और है, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 ज़्यादा सब बड़ा नहीं है, पर स्टेप नंबर 2 थोड़ा बड़ा है। WIP इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोग्रेस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसका कंसेप्ट हम ब्रेक के बाद लेंगे। थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं, और आप ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि मैं तो कंटिन्यूस में चला रहा हूँ सीरीज, मैं तो क्या करूँगा, वीडियो पॉज कर दूंगा यहाँ पर और आप ना थोड़ा सा ब्रेक ले लूँगा, इसका मतलब आपको ही ब्रेक लेना है, यहाँ पर आप भी वीडियो पॉज करके ब्रेक लीजिए। तो अगली क्लास के अंदर हम WIP इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सीखेंगे, ये सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है जो लगता है स्टूडेंट को, जैसे मुझे रिव्यू मिले हैं, तो इसको हम समझेंगे, इसका एक रिवीजन करेंगे, एंड देन उसके बाद हम इंटर प्रोसेस पोस्ट प्रॉफिट समझेंगे। ये तो बहुत ईजी है, 2 मिनट में खत्म करके खत्म हो जाएगा। अब 1 घंटा और लगेगा आपका प्रोसेस इसको और इसको समझाने में, क्योंकि क्वेश्चन भी तो करा रहा हूँ ना सर, सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझाना होता तो मैं कब का निपटा चुका होता, साथ में क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास कह रहा हूँ ब्रेक के बाद।